अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों के अंदर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अभी टाइम हो गया है ना लेक्चर का? 9:03 हो गए हैं। अभी तक 40-45 लोग हैं भाई हमारे पास। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं सर? आज टी पहले ही बनवा लें? हाँ अच्छा, मैं बनवा लें। आज वैसे भी बहुत बोलना पड़ेगा, मुझे पता है, क्योंकि आज कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर है, तो आज बहुत बोलना पड़ेगा मुझे। आज का लेक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सर मैंने गिग बना ली। हाँ जी, और किस किस ने बना ली है गिग? ज़रा हाथ खड़ा करके बताएं ना, कि कल जो हमने पढ़ा था लेक्चर, कल ही पढ़ा है ना गिग क्रिएशन का, तो किस किस ने गिग बना ली है अपनी? किस किस ने अपनी कोई स्किल सोची है कि मेरे पास ये स्किल है, और उस स्किल को जो है उसने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है और गिग लगाई है? क्योंकि एक काम आप लोगों को कहा था, वो ये था कि जो पढ़ेंगे लेक्चर में उसको परफॉर्म भी करेंगे अपने फ्री टाइम में। सर वू कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है? अच्छा, वू कॉमर्स तो सिर्फ एक प्लगइन का नाम है, एक टूल का नाम है, जिस टूल को यूज़ करके हम जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाते हैं। और ई कॉमर्स वेबसाइट, ये ई कॉमर्स का मतलब ये है कि ऑनलाइन सेलिंग और परचेजिंग, हम कोई स्टोर बना लेते हैं, उसके ऊपर चीज़ें जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन सेल करते हैं, तो उसको हम ई कॉमर्स का नाम देते हैं। ठीक है। और उस ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के लिए, अपनी वेबसाइट के अंदर पूरे एक स्टोर की फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए हम वर्डप्रेस का एक प्लगइन यूज़ करते हैं। उस प्लगइन का नाम है वू कॉमर्स। ठीक है सर, मैंने गिग बना के सेंड भी कर दी काफ़ी ग्रुप्स में। वेरी गुड। सर कैन यू प्लीज़ चेंज लेक्चर टाइमिंग्स? क्यों भाई, सुबह सुबह उठा नहीं जाता? क्या मसला है? इफ़ नो देन एटलीस्ट क्यू ए डेज लेक्चर यू मे कंडक्ट इन द इवनिंग। मतलब मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं आप?
अभी तक 55 लोग क्यों हैं भाई? क्यों नहीं आते आप लोग 9 बजे तक? 9 बजे अगर मैं आ जाता हूँ तो आप लोगों को क्या मसला है? मेरे से ज़्यादा बिजी तो नहीं है आप? सर रमज़ान में टाइमिंग चेंज होगी या यही रहेगी? आई विल ट्राई कि 11 बजे आ जाया करूँ लाइव रमज़ान के अंदर। जो भी स्केड्यूल बनाएंगे वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप के अंदर, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो असल में ये है, डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि पहले जो है वो लेक्चर होता है 1 घंटे का और आधे घंटे की जो है वो क्यूए सेशन होता है। लेकिन मेरे लेक्चर्स के अंदर ना थोड़ा सा तज़ाद होता है बाकी लेक्चर्स के मुकाबले के अंदर। वो तज़ाद ये है कि मुझे आदत है कि मैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को ज़्यादा वेलकम करता हूँ, और ड्यूरिंग द लेक्चर जो है जहाँ पे स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन आती है मैं वहीं पे उनको कहता हूँ कि भाई आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि कुछ सजेशंस आती हैं आप लोगों की तरफ से भी, कुछ और भी लोग, कुछ और ट्रेनर्स हैं जो ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं कि आप अपने अपने सवाल नोट करके रख लें, तो हम लेक्चर के बाद आधा घंटा रख लेंगे, उस आधे घंटे के अंदर हम आपके सवालात जो हैं वो ले लेंगे। इस तरह से जो लेक्चर का टेम्पो है वो ख़राब होता है। और असल में आप जब मैं इस टाइम जिस सिनेरियो पे बात कर रहा हूँ, आपको उस वक्त उसके मुताबिक कोई सवाल आपके जहन में आया तो वही सही वक्त है उस सवाल को पूछने का। अगर वो वक्त गुजर जाता है, मैं वो बाद में कोई और डिस्कशन कर रहा हूँ या फिर मैं लेक्चर ख़त्म कर चुका हूँ, तो वहाँ पे आगे अगर आप उस सवाल को पुट करते हो तो हो सकता है मैं उस वक्त के साथ उस सवाल को रिलेट ना कर पाऊँ। तो जो कन्फ्यूजन उस वक्त क्लियर हो जाती है, एट द स्पॉट क्लियर हो जाती है, वो बाद में नहीं हो सकती। इस वजह से मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को भी साथ साथ वेलकम करता हूँ, ठीक है। लेक्चर कोर्स कंप्लीट करना मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों के साथ मैं वादा करता हूँ कि जितना कोर्स ई रोज़गार ने हमें जो है वो असाइन किया है, मैं उससे 2 गुना ज़्यादा ही पढ़ा के आप लोगों को जाऊँगा। लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के, और उनको सॉल्व करना, उन क्यूरीज़ को रिज़ॉल्व करना मेरी ज़िम्मेदारी है, और उसके ऊपर मैं कोई समझौता नहीं कर सकता, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि मैं क्वेश्चंस बाद में लूँ और लेक्चर पहले हो। जी सर, आप तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस का भी। हाँ, बस वो इसीलिए करना पड़ता है कि कुछ लोग जो हैं वो या तो लेक्चर के स्टार्ट में आते नहीं हैं। अब जैसे अभी कितने लोग जो हैं वो हमारे पास नहीं हैं। अभी मैं जो चीज़ें डिस्कस कर दूंगा वो बाद में लेक्चर के अंदर आएंगे, तो फिर उनके दिमाग में वही कन्फ्यूजन रहेंगी, क्योंकि उन्होंने टाइम पे लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो उनको फिर दोबारा से जो है वो मुझे बताना पड़ता है। लेकिन वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। हर एक क्लास के अंदर सारे के सारे स्टूडेंट्स टॉपर नहीं होते। टीचर जो है वो सब लोगों को एक जैसे ही पढ़ाता है। कोई बच्चा जो है वो टॉप कर जाता है, कोई बच्चा जो है वो फेल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि गलती टीचर की नहीं है, गलती उस स्टूडेंट की है जो फेल हो रहा है। क्योंकि वो जो टॉप किया जिस बच्चे ने, उसको मैंने घर पे जाके तो नहीं पढ़ाया था, अलहदा से तो उसको टाइम नहीं दिया था। तो जो स्टूडेंट्स अर्न कर रहे होते हैं, कुछ लोग अर्न कर रहे होते हैं, कुछ लोग अर्न नहीं कर रहे होते। तो इसमें सिंपल सा फार्मूला इतना है कि उन्होंने बताई गई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है, और साथ साथ जो है वो चीज़ों को करते गए हैं बताने के साथ साथ। तो जो लोग कहते हैं कि हम एक ही दफ़ा पहले सीख लें सारा, तो फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो टाइम आएगा ही नहीं आपकी ज़िंदगी में कभी।
ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहा हूँ। हमारे साथ मेरा एक टीम मेंबर है और वो पिछले तकरीबन 10 साल से मेरे साथ है, और 10 साल से वो जो है इस फील्ड के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखता है। शायद मेरे से ज़्यादा चीज़ों का उसको पता हो, लेकिन अभी तक शायद उसने $1 भी नहीं कमाया खुद से। उसका जो है वो माइंडसेट ये है कि मैं पहले सारा कुछ सीख लूँ, फिर उसके बाद जो है मैं कोई अपनी कोई बड़ी सी कंपनी स्टार्ट करूँगा और तो फिर जो है वो डॉलर आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करनी पड़ती है। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे साथ साथ, तब तक आप एक अच्छे फ्रीलांसर जो हैं वो नहीं बन सकते। अच्छा जी, ये कौन है जी? अश्ताफीला सिद्दीकी। ये आपका एग्जैक्ट नेम यही है? कैसे कैसे नाम रखे हुए हैं भाई? मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्ट नेम यही होगा। अगर है तो मुझे इसका मतलब बताएं, क्या मतलब है इसका? सर पिक्चर टैग्स के कुछ समझ नहीं आई। यूआरएल से पिक्चर शो होती है, पर जो सिस्टम में हो वो कैसे लगेगी? सिस्टम में से भी इमेज लगाना मैंने आप लोगों को बताया था HTML के अंदर, कि आप उस इमेज को पहले htdocs की डायरेक्टरी में रखें और सिंपल इमेज के टैग के अंदर जाके सोर्स वाले सेक्शन में उस इमेज का जो भी नाम है वो नाम लिखें और साथ उसकी एक्सटेंशन लिख देंगे, तो वो पिक्चर भी आके शो हो जाएगी। अगर उसकी समझ नहीं आ रही तो आप रिपीटेड लेक्चर देख सकती हैं, चेक कर सकती हैं उसको और इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। ठीक है, वेरी गुड। अगर एग्जैक्ट नेम यही है तो, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा सुना ये। काशिफ जट हैं। चलें जी, 73 लोग हैं यार, अभी भी 9:15 हो गए हैं। सर गिग बनाने के लिए पोर्टफोलियो फिल करना होता है, उसके बारे में भी गाइड कीजिएगा। किस पोर्टफोलियो की बात कर रही हैं? मैं अभी पोर्टफोलियो बनाना सिखाया नहीं है। अभी जो है मैं आपको लाइव सर्वर पे नहीं लेके गया। अभी हम लोकल होस्ट पे बात कर रहे हैं। लोकल होस्ट के ऊपर जो है वो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स बनाना सिखा रहा हूँ मैं। तो जब हम बात करेंगे ना लाइव सर्वर की, तो लाइव सर्वर के ऊपर हम अपनी खुद से एक डोमेन और एक होस्टिंग ख़रीद लेंगे, और डोमेन होस्टिंग ख़रीदने के बाद उसके ऊपर हम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे होंगे, या अपनी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड कर रहे होंगे, और अपनी अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट बिल्ड कर रहे होंगे, या क्लाइंट्स के लिए बना रहे होंगे। तो वहाँ पे जो है वो हम पोर्टफोलियो अपना क्रिएट कर लेंगे। तब तक जो है आप अभी सिंपल अपनी जो है वो पोर्टफोलियो वाले सेक्शन को अगर स्किप कर दें तो कोई मसला नहीं है। साद अहमद कह रहे हैं कि गिग के अंदर जो प्लगइन हमने ऐड किए हैं सर उनका तो कोई आइडिया नहीं है। एक बात ये है कि मैंने कल आपको सिर्फ गिग बनाना सिखाया था। अगर आप लोग उसके अंदर ये देख रहे हैं कि सर हमें तो उसके अंदर जो चीज़ें ऐड की हैं वो भी करनी नहीं आती, तो मैं कल भी सवाल को क्लियर कर चुका था कि मैं आपको सिंपल गिग बनाने का तरीका बता रहा हूँ। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट डेवलप कैसे करनी है, ठीक है? वो भी सीख लेंगे इंशाल्लाह, जब टाइम आएगा तो फिर आप लोगों को उन प्लगइन्स के बारे में भी पता लग जाएगा। लेकिन अभी गिग बना के दिखाने का मकसद ये था कि अभी अभी आपके पास जो स्किल्स हैं, कम अज़ कम आप उन स्किल्स को जो है वो फाइवर के ऊपर अपलोड करें और लोगों को बताएं कि हमारे पास ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है? और उन स्किल्स को कम से कम पब्लिश कर दें और फाइवर के ऊपर गिग्स लगा दें। सर जो वीडियो है गिग की, उसमें हम पिक्स लगा सकते हैं गिग्स की। गिग की पिक्चर लगाने से बेटर है कि किसी वेबसाइट की पिक्चर लगाएं, या फिर आप उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स बना लें। मैंने आप लोगों को वीडियो एफएक्स मेकर का प्रीमियम लॉगिन दे दिया है। आप लोग उसके अंदर जाके अपना कुछ कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट सपोज एक कैरेक्टर जो है वो तलहा नाम का एक कैरेक्टर क्रिएट कर लें और कहें जी तलहा साहब बड़े परेशान थे और उनका बिज़नेस था, लेकिन वो बिज़नेस को ऑनलाइन लेके आना चाह रहे थे,
उनके पास उनको कोई बंदा नहीं मिल रहा था। देन दे फाउंड मी, और मैंने उनको एक वेबसाइट बना के दी जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट थी। अब उनका का सारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन हो चुका है, और अब उनकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो चुकी हैं। इस तरह की छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बना के आप लोग जब अपनी गिग वीडियो के ऊपर लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सर मुझसे गिग का टाइटल चेंज नहीं था हो रहा, एरर आ रहा है, अपग्रेड एसईओ का एडिट करना है। सिंपल आपने उस गिग को जाके और अपने टाइटल को चेंज करके सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना। इतना मुश्किल काम तो नहीं, कल किया था हमने ये। सर जो लेट आते हैं टाइम वेस्ट करते हैं उनका कोई हल करें। हाँ जी मैं करता हूँ इंशाल्लाह। मैं आज ये लैब मैनेजर्स हैं हमारे साथ, हंजला वान और आकिब नदीम साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो लोग जो हजरात लेट आ रहे हैं अटेंडेंस की बुनियाद पे इन लोगों को जो है वो अब 1 बाय 1 निकालना शुरू करें ग्रुप से। हमें इन लोगों की जो नॉन सीरियस हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रीमियम अकाउंट्स आप लोगों के साथ शेयर हो रहे हैं ये नॉन सीरियस लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों के लिए हैं जो मेहनत करते हैं। अभी तो ये बिल्कुल मतलब कह लें कि स्टार्टिंग है। आप लोगों को मैंने एक सिंपल कैनवा का लॉगिन दिया है और वीडियो एफेक्ट्स मेकर है, ग्रामरली है, 3 चीज़ें भी आप लोगों को मिली हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे ये ट्रेनिंग और आगे गुजरती जाएगी तो कुछ और प्रीमियम प्लगइन्स और थीम्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो जिनकी वर्थ जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स है। तो वो चीज़ें अब प्रीमियम हैं और वो इन लोगों के लिए नहीं है जो नॉन सीरियस है, जो कम से कम टाइम पे क्लास में नहीं आ सकते ना, उनको मैं ये चीज़ें बिल्कुल शेयर नहीं करने वाला। उनको मैं पहले ग्रुप से निकालूंगा और फिर उसके बाद आप लोगों के साथ जो सीरियस हैं, जो क्लास के अंदर जो क्लास अटेंड करते हैं, टाइम पे आते हैं, सिर्फ उन लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर होगी। सर एजुकेशनल वर्क के अबाउट क्या कहते हैं, आप कर सकते हैं या नहीं? नहीं जी, आप फाइवर के ऊपर असाइनमेंट्स और इस तरह का जो काम है कि आप किसी की असाइनमेंट कंप्लीट करके आप उसको दे देते हैं, ये काम नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता आप आर्टिकल राइटिंग के एक बहुत अच्छी स्किल है जो फाइवर के ऊपर बिकती है। अगर आप बहुत अच्छा राइट कर सकते हैं तो आप राइटर बन सकते हैं और अपना कंटेंट जो है वो राइट करके या फिर किसी का और का कंटेंट है आप उसको रीराइट करके एक आर्टिकल लिख के दे सकते हैं। 15 से 20 डॉलर के अंदर आप उसे भी बेच सकते हैं। चलें जी, आ जाएं अब ज़रा लेक्चर की तरफ चलते हैं। और आज जो है वो हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंपल जो मैं बातें करूँगा सिर्फ उनको सुन लें, उनको नोट डाउन कर लें, उनको इम्प्लीमेंट कर लें तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। अच्छा, अब होगा ये कि हम यहाँ पे जब फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं तो हमारा मकसद सिर्फ ऑनलाइन क्लाइंट्स ही नहीं है। ऑनलाइन क्लाइंट्स को ही टारगेट करना ही सिंपल जो है वो हमारा मकसद नहीं है, बल्कि जो है हमने इसके साथ साथ कुछ डायरेक्ट क्लाइंट्स को भी डील करना होता है। Sorry sir, but it's not about seriousness of being late. Some people took your classes in the evening because they do jobs and other important stuff that cannot be delayed. अच्छा कंजा, आजकल तो वैसे जॉब्स वगैरह बंद हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो अभी आजकल बंद हैं। दूसरा ये है कि आपको अगर क्लासेस सेंटर में लेनी पड़ती फिर भी तो आपको टाइम निकालना था ना इस क्लास के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि अभी अगर आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑनलाइन अर्न करने की तो इससे ज़्यादा कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों की ज़िंदगी में। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने मेरी क्लास की वजह से अपनी जॉब्स छोड़ी हैं, जिन्होंने अपनी मेरी क्लास की वजह से, इस लेक्चर की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से अपनी चलती जॉब्स को छोड़ा है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा इसको सीरियस ले लोगे ना तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही नहीं कुछ। अगर मुझे इससे कोई मसला नहीं है, आप बेशक शाम को भी लेक्चर ले लें, अच्छी बात है। मैं इसीलिए उन वीडियोस को जो है वो डिलीट नहीं करने देता कि आप जो है वो उसको बाद में भी उस लेक्चर को ले सको, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हों। लेकिन जो लाइव आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हो और उसके आंसर आपको मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को नहीं मिल सकती। ठीक है, उसी वक्त आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इनबॉक्स में मेरा रिप्लाई नहीं आ सकता, मेरे पास
बहुत एक पूल है स्टूडेंट्स का, तो मैं सब लोगों को जाके मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने कुछ ट्रेनर असिस्टेंट्स आप लोगों को दे दिए हैं कि अगर मेरा रिप्लाई नहीं आता तो कम से कम आप लोगों को दूसरा जो ट्रेनर है, जो मेरे ही प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, वो आप लोगों को टाइम पे रिप्लाई कर दें ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो डोंट वरी, अगर आप लोगों को कुछ टाइम देना पड़ा है यहाँ पे तो आप लोगों का ही फ़ायदा है। अगर आप लोग 2 घंटे घर पे बैठ के अब तो आप लोग जो है वो सिंपल लेक्चर सुन रहे हो, तो इसको थोड़ा सा अगर 2 घंटे निकाल लोगे कि हमने बाकी दुनिया के काम छोड़ के अपने लैपटॉप पे बैठ के जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं उसको साथ साथ डिस्कस करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद है। मेरी फ्रीलांसिंग अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे मैं आया ही इसलिए हूँ कि पाकिस्तान के जो दूसरे नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं जो डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, जो 16 साल की एजुकेशन हासिल करने के बाद अभी तक ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि उन्होंने करना क्या है, जो समझ नहीं सके कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या था, उनको कम से कम एक राइट वे मिल जाएगा, एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगी मेरी वजह से कि यार आपने ये करना है, ये आपका मैदान है, इस मैदान के अंदर आके आप आसानी से घर पे बैठ के पैसे कमा सकते हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। तो यहाँ पे आने का मेरा मकसद ही ये है, पैसे कमाना मेरा मकसद नहीं है, उसके लिए मैं अपनी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ई रोज़गार ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ खिदमत खल्क है और सिर्फ उन लोगों को एक राइट डायरेक्शन देनी है कि भाई ये भी एक फील्ड है जिस फील्ड के अंदर आके आप लोग पैसे कमा सकते हो। ठीक है, सर मैं आउट ऑफ कंट्री था, उसको छोड़ के पाकिस्तान आ गया जस्ट ऑनलाइन वर्क के लिए। जी हाँ बिल्कुल, जब आप यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स कमा सकते हो तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको क्या ज़रूरत है दुबई में परदेश काटो, एक तो यूके के अंदर या कहीं दूसरी कंट्री के अंदर अपने घर वालों से भी दूर रहो, कमाने तो डॉलर्स ही हैं, तो यहाँ पे बैठ के कमा लो। चलें वापस आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ। हम बात कर रहे थे क्लाइंट्स की। तो क्लाइंट्स एक तो ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं जो फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर और पीपल पर आर या फिर अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें मिलते हैं। एक और बहुत पोटेंशियल मार्केट हमें फाइवर के ऊपर मिल सकती है। वो पोटेंशियल मार्केट ये है कि आप अपने बाज़ार के अंदर बाज़ार को विज़िट करें। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनके गोदाम माल से भरे पड़े हैं, हो सकता है उनके पास कपड़े की कोई प्रोडक्ट है, हो सकता है उनके पास वॉचेस की कोई प्रोडक्ट है और उनकी जो एक दुकान है उसके ऊपर वो जो सेल है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। आप उनको जाके पिच करते हैं और उनको जाके कहते हैं कि सर आपकी जो प्रोडक्ट है मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा, वो सारी की सारी प्रोडक्ट एक बहुत ही अच्छे वे के अंदर उस वेबसाइट के ऊपर पब्लिश्ड होंगी और उस वेबसाइट के ऊपर जो है वो चीज़ें लोग आएंगे, देखेंगे उस वेबसाइट को और वहाँ से जो है वो ख़रीदना शुरू कर देंगे, ख़रीदारी करेंगे। ऑनलाइन सेल्स जो है वो हम आपकी बढ़ाएंगे, आपकी सेल्स बढ़ेंगी, प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ऑनलाइन स्टोर है वो रनिंग फॉर्म के अंदर आ जाएगा। आप इस तरह की छोटी सी एक पिच जो है किसी भी बिजनेसमैन को जाके करेंगे तो वो आपके हाथ चूमने को आएगा। जिस बिजनेसमैन से आप जाके बात करते हो ना, उसको आइडिया देते हो कि भाई प्रॉफिट ज़्यादा होगा, सेल्स बढ़ेंगी, तो वो तो वहाँ पे मार्केट के अंदर बैठे ही इसलिए होते हैं कि आपकी वो हर वक्त यही सोच रहा होता है एक बिज़नेस माइंड कि मैं अपने बिज़नेस को कैसे इन्हेंस कर सकता हूँ, मैं अपने बिज़नेस के अंदर और लोगों को कैसे अटैच कर सकता हूँ और बिजनेसेस को कैसे अटैच कर सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपने उनको जाके सिंपल आप रोज़ाना का एक जो है, जब हम इंशाल्लाह सीख जाएंगे कि ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनानी है या फिर एक बिज़नेस वेबसाइट कैसे बनानी है, तो आप रोज़ाना की एक रूटीन बना लें। अगर आप फाइवर के ऊपर नहीं आना चाहते, रोज़ाना की एक रूटीन बना लें कि आपने जो है मार्केट के अंदर जाके रोज़ाना 10 लोगों से या 15 लोगों से मुलाकात करनी है और उनको पिच करना है। 10 लोगों में से 15 लोगों में से एक मान जाए, एक भी ना माने, आप पूरे हफ्ते के अंदर एक बंदे को मना लें, 2 बंदों को मना लें, 3 बंदों को मना लें इस बात पे कि भाई
हम आपका एक ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे, उस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स को अपलोड करेंगे। एक पूरे का पूरा शॉप होगा जिसके ऊपर लोग आके आपकी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है, और उनको व्यू कर सकते हैं कि उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, वो पिक्चर के अंदर कैसी लगती हैं, और प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या है, उसकी प्राइस कितनी है, और किन किन साइज़ के अंदर अवेलेबल है। लेट सपोज किसके पास कोई टी शर्ट की प्रोडक्ट है तो टी शर्ट के कितने साइज़ हैं, स्मॉल है, लार्ज है, एक्सेल है। इसी तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। शूज़ की एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जो अभी मार्केट के अंदर आप लोग बेच सकते हैं। तो मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं आप अगर लेके चलते हैं उसको ऑनलाइन मार्केट के अंदर और लोगों को जाके पिच करते हैं, पाकिस्तानी सिंपल पाकिस्तान को छोड़ दें, आप फैसलाबाद की मार्केट को टारगेट करना शुरू कर दें। आप लोगों को पता है फैसलाबाद जो है वो कपड़े का गढ़ है और कपड़ा जो है वो एक ज़रूरत है हमारी। आप लोग हमेशा याद रखें, जब आप लोगों की ज़रूरत को बेचेंगे तो आप एक बड़े सेलर बनेंगे। जब आप लोगों की सहूलत को बेचेंगे तो उसके अंदर प्रॉफिट और सेल्स कम होती हैं। एक चीज़ नोट कर लें, ज़रूरत और सहूलत के अंदर फ़र्क है। आप लोगों की मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि घरों के अंदर आप लोग फ्रूट की कंजम्पशन जो है आपकी वो ज़्यादा है या फिर वेजिटेबल्स की कंजम्पशन ज़्यादा है। आप लोग फ्रूट अगर ख़रीदते हैं तो हफ्ते में एक दफ़ा या फिर महीने में, कुछ लोग महीने में एक दो दफ़ा अपने घर पे फ्रूट लेके जाते हैं। लेकिन अगर सब्ज़ी की बात करें तो भाई सब्ज़ी तो ज़रूरत है, वो तो खाने का हिस्सा है, वो तो ज़रूरी चाहिए, रोज़ाना के रोज़ाना चाहिए। तो रोज़ाना के रोज़ाना बिकती है और रोज़ाना मंडियों में से नहीं आती है तो उसकी सेल्स ज़्यादा है। तो अगर आप सब्ज़ी की कोई दुकान बना लेते हैं उसके अंदर आपकी जो सेल्स हैं वो बढ़ती हैं, बजाय इसके कि अगर आप फलों की तरफ जाते हैं। तो जब आप लोगों की सहूलत बेचेंगे, फल एक सहूलत है ना, उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, लेकिन वेजिटेबल एक ज़रूरत है, उसके बगैर घर पे सालन नहीं बचेगा। तो मतलब ये जब आप ज़रूरत की बात करते हो, कपड़ा एक ज़रूरत है, तो उस मार्केट के अंदर जब जाओगे जो बड़ी मार्केट है और लोगों की ज़रूरत है तो उसके अंदर सक्सेस के चांसेस जो हैं वो भी आपके ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, कंपटीशन ज़्यादा होगा, लेकिन आपको जो है वो भंवर में से कश्तियाँ निकालने का जो मज़ा है वो अलग ही होता है। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद ये तो जो कमेंट्स आ जाते हैं ना साथ साथ, मुझे फिर ये डिस्टर्ब करते हैं। इट्स अ बिट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन बट आई वांट टू आस्क अबाउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टेम्पलेट। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बनानी है, बस उसके लिए मैंने आप लोगों को कैनवा भी दे दिया, उसमें अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना के आप लोग पावर पॉइंट में भी लेके जा सकते हैं। चलें, अच्छा, बहरहाल हम बात कर रहे थे कि जो है वो ज़रूरत को बेचना है। तो जब आपने लोगों को जाके पिच करना शुरू किया, एक आदत बना ली कि रोज़ाना मार्केट के अंदर जाना है और 10 से 15 लोगों को मिलना है और 10 से 15 लोगों को जाके ये बताना है कि भाई ये दुनिया जो है वो इस तरह चेंज हो रही है और उसके अंदर ये रेवोल्यूशन आ रहा है। उसके लिए हमें अपने बिज़नेस को डिजिटलाइज करना है, बिज़नेस को ऑनलाइन करना है, ताकि हम लोगों से पीछे ना रह जाए। उसका मकसद ये है कहने का कि अगर एक मार्केट के अंदर दो दुकानें हैं सेम, सब्ज़ी की ही दुकानें हैं, एक सब्ज़ी वाला जो है वो दुकान पे तो सब्ज़ी बेचता है, लेकिन साथ साथ उसने ना अपना एक फ़ेसबुक पेज भी बनाया हुआ है और उस फेसबुक पेज के ऊपर वो ऑनलाइन ऑर्डर लेता है अपने एरिया से, पूरे फैसलाबाद से ले लें या फिर एक दो कॉलोनीज से जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर्स लेता है। ऑनलाइन ऑर्डर्स में ये होता है कि एक दो मोटरसाइकिल्स वाले उसने डिलीवरी के लिए रखे हुए हैं और वो लोगों को सब्ज़ी जो है वो उनके घर पर पहुंचा देता है। तो मेरा ख्याल है कि वो बंदा जो फेसबुक का, इंटरनेट का यूज़ कर रहा है ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए, तो वो ज़्यादा क्लेवर है उस बंदे से जो सिर्फ एक दुकान उसने बना ली है और उस दुकान के ऊपर सब्ज़ी बेचता है। ठीक है, तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे अब छोटे छोटे आइडियाज़ होने चाहिए कि आप किन किन बिजनेसेस को ऑनलाइन कर सकते हैं। आप उनको जाके पिच करें कि भाई आपका ये सारे का सारा काम जो है वो मैं डिजिटलाइज करूँगा, एक वेबसाइट बनाएंगे आपके बिज़नेस की और उसको हम ऑनलाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आती है जब हम कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को जाके पिच करते हैं, लोगों को जाके अपनी सर्विस के बारे में बताते हैं, तो हाउ इफ़ेक्टिवली वी कैन कम्युनिकेट, इसके बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है कि हम जो है वो किस तरह इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं और अगर 100 लोगों से मिले हैं तो हमारी सक्सेस रेशो कितनी है। क्या 100 लोगों में से हमसे एक भी बंदा बनाया नहीं गया? क्या 100 लोगों में से हमने 50 बंदों को बना लिए? ठीक है, तो ये रेशो जो है वो बहुत मैटर करती है कि आप लोग जितने ज़्यादा लोगों से मिलें उतने ज़्यादा आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स जो हैं वो बढ़ते रहेंगे
और ये चीज़ जो है वो आपको फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ चलेगी। आप उनके साथ मंथली सैलरी के ऊपर भी बात कर सकते हैं और आप उनके साथ बिजनेस शेयर के ऊपर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आप उनकी डील आपसे होती है वो आप लोग उसे देख लें। तो कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इट्स नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। आप ये चीज़ मैटर करती है कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आप कैसे बोल रहे हैं। आप जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप छोटी सी बात को बड़ा बना सकते हैं अगर आपके बोलने का अंदाज़ अच्छा है और आप ठीक जगह पे रुकते हैं, ठीक जगह पे चलते हैं, ठीक जगह पे जो है वो अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हैं, ठीक जगह पे आवाज़ को नीचा करते हैं। आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसा है, आपके बैठने का अंदाज़ कैसा है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपके हाथों के इशारे कैसे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है उससे ज़्यादा इफेक्टिव आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है। वर्बल कम्युनिकेशन तो वही है ना जो आप बात बोल के बताते हैं, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आपके खड़े होने का अंदाज़ क्या है, आपके बैठने का अंदाज़ क्या है। आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप एक कमरे के अंदर एंटर होने से लेके आप अपनी चेयर तक बैठने तक जज हो चुके होते हैं और वो इंटरव्यूअर जो है वो आपके बारे में एक कंसेप्शन बना लेता है कि भाई ये बंदा इस तरह का होगा। आपके दरवाजे से एंटर होने से लेके आपके चेयर पे बैठने तक आप लोग मुकम्मल तौर पे जज हो चुके होते हैं। तो मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ख़ास तौर पे फ्रीलांसिंग के अंदर ये बेस है आपकी। और जब तक आप कम्युनिकेट अच्छी तरह नहीं कर पाते अपने क्लाइंट के साथ, अपने मैसेजेस को, अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर नहीं कर पाते अपने क्लाइंट्स के साथ, तो ये एक जंक बनता जाता है प्रॉब्लम्स का और इस जंक की वजह से आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग अलमिया ये है पाकिस्तान का कि हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस किया ही नहीं जाता। हमें सिर्फ एक रट्टू तोता बनाया जाता है और बताया जाता है कि बेटा ये तुम्हारी असाइनमेंट है, कल को तुमने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करके आना है, बस एंड दैट्स इट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पब्लिक स्पीकिंग की, अगर मैं बात करूँ कॉन्फिडेंस लेवल की, तो पाकिस्तान वहाँ पे ज़ीरो है। और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं जो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उनको बोलने का पता ही नहीं है कि हमने कम्युनिकेट कैसे करना है लोगों के साथ। क्लाइंट्स तो चले बहुत दूर की बात, हमें अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करना नहीं आता। तो बहरहाल इस चीज़ को हमने अपनी इम्प्रूव करना है। अगर अब हमने एक अच्छा फ्रीलांसर बनना है तो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है ना, वो एक अच्छा फ्रीलांसर बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे आपके पास कोई और दुनिया जहान की स्किल है या नहीं, चाहे आपको प्रोग्रामिंग आती है या नहीं आती, चाहे आपको HTML CSS आती है या नहीं आती, आप फिर भी फ्रीलांसर बन सकते हैं। आपको PHP आए ना आए, आप फिर भी फ्रीलांसर बन सकते हैं। आपको वर्डप्रेस का एक लफ्ज़ नहीं आता, आप फिर भी फ्रीलांसर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं है फिर आप फ्रीलांसर नहीं बन सकते। ये बात लिख लें बेशक। और ये मैं अपनी फ्रीलांसिंग की जो है वो एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास जब कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती तो आपके पास कुछ नहीं होता। अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो समझे आपके पास कुछ नहीं है। फर्स्ट वी हैव टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स अगर हम अपनी फ्रीलांसिंग को चमकाना चाहते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते, देखें ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम सीख नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को मसला होगा, अभी अगर हमारे पास 90 लोग हैं तो 90 लोगों में से बहुत कम लोग होंगे जो अच्छी तरह बोल सकते हैं, ठीक है। आपकी जो आवाज़ है, आपका जो लहजा है, आपका जो आवाज़ का उतार चढ़ाव है, आपकी जो आई कांटेक्ट है, ये सारी चीज़ें बयान कर देते हैं। मैंने आप लोगों को ये शेर सुनाया था, वो कहता है ना कि ये कायनात सुराही थी, जाम आंखें थी, मवासलात का पहला निज़ाम आंखें थी। तो जो मैसेजेस हम अपनी आंखों से कन्वे करते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कन्वे करते हैं, वो हम अपने अल्फाज से नहीं कर सकते, ठीक है। तो अच्छा जी, अब चलते हैं ज़रा थोड़ा सा और डिटेल के अंदर। सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपने मैसेजेस को क्लियर रखें। मैसेजेस को क्लियर रखने का मतलब ये है कि आपकी बात के अंदर कोई कन्फ्यूजन ना, आप जो बात कर रहे हैं क्लियरली उसका मतलब वही हो जो आप कहना चाह रहे हैं।
अक्सर औक़ात हम जो कहना चाह रहे होते हैं, हमारे अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे होते। उसके बैकएंड के ऊपर बहुत सारी जो है वो वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है हम कंफ्यूज्ड हैं, हो सकता है हम साथ साथ कोई और काम कर रहे हैं। अब जैसे मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ, साथ साथ मुझे आप लोगों को लेक्चर भी देना है, तो मेरा जो माइंड है वो दो तरफ जो है वो यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं करना। हमने जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ बात कर रहे हैं, और जब हम किसी डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक चीज़ याद रखें, हम जब डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो ये जो सारे मैंने बताए हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस के, आई कांटेक्ट के, उठने बैठने के, आवाज़ के उतार चढ़ाव के, हाथों के इशारों के, ये सारे हमारे पास मौजूद होते हैं जब हम किसी डायरेक्ट क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसर पे, पीपल पर आर पे या अपवर्क के ऊपर किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हैं ना, तो बेटा सिर्फ एक सहारा होता है हमारे पास, और वो एक सहारा होता है हमारे लिखे हुए अल्फाज टाइप करके हम उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना। तो अब उसके अंदर ना तो हमारे पास इमोशंस हैं, ना तो हमारे पास फीलिंग्स हैं, ना तो हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ना हमारे पास आवाज़ का उतार चढ़ाव है, ना हमारे पास हाथों के इशारे हैं। अब सिर्फ उस लिखी हुई बात से हमने अपने ऑनलाइन क्लाइंट्स को कम्युनिकेट करना है और कन्विंस करना है। तो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट टास्क। और आसान क्या है, डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ जाके कम्युनिकेट करना। दोनों चीज़ों के ना फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। और फेशियल एक्सप्रेशंस, दोनों चीज़ों की मैं अगर बात करूँ ना, आप अगर बात करते हैं डायरेक्ट क्लाइंट्स की, ऑनलाइन फाइवर के ऊपर जब हम कम्युनिकेट करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, किसी से $100 का ऑर्डर लिया तो उसमें से $20 जो है वो फाइवर को देने पड़ते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें पेमेंट की सिक्योरिटी मिल जाती है। हम जो बात करते हैं, हम जो काम करके देते हैं लोगों को, उसके पैसे हमारे मरते नहीं हैं, और जो एक डील हुई होती है उसके मुताबिक हमें हमारे डॉलर्स हमारे अकाउंट में मिल जाते हैं। वो जो 20% हम फाइवर को देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि फाइवर हमें पेमेंट की सिक्योरिटी दे देता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैंने फेसबुक के ऊपर कोई इंडिया का बंदा था तो उसके साथ कम्युनिकेट किया, उस बंदे ने मुझे कहा जी मुझे वेबसाइट बना के दें, तो ये हो गया, मैंने उसको वेबसाइट बना के दे दी। अब बात आ गई जब पैसों की, तो फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो अब मैं क्या कर लूँगा, उसका कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इन लोगों के साथ हमने डील कैसे करना है। और अगर मैं डायरेक्ट क्लाइंट्स की बात करता हूँ तो वहाँ पे हमने या तो हमें उनसे 50% चार्जेस पहले लेने हैं, और उनको कहना है कि भाई मैं काम करने के बाद आधे पैसे लूँगा, काम करने से पहले मैं आधे पैसे लूँगा। मैं अपने ऑर्डर के माइलस्टोन्स क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई फाइवर जैसा मीडियम हमारे दरमियान नहीं है जो मुझे पेमेंट की सिक्योरिटी दे सके। ठीक है, हाँ, अलबत्ता जब आप डायरेक्ट क्लाइंट से बात करते हैं तो आपको सारे के सारे पैसे आपको मिल जाते हैं। आप वहाँ पे फाइवर तो होता नहीं है जो 20% काट लेगा। ठीक है, तो दोनों के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। यहाँ पे जो फाइवर है वो ज़्यादा सूटेबल इसलिए है आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि आप लोगों को अभी स्पैम्स को डिटेक्ट करना नहीं आया। आप लोगों को नहीं पता लगेगा कि कौन बंदा आपके साथ खेल के चला जाएगा। आपको फ्रीलांसर के ऊपर जो है या फाइवर पे लोग कहेंगे कि जी ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे उस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ईमेल करें, मैं आपको वहाँ पे काम असाइन कर दूँगा, आपको ये काम है, आसान सा काम है, डाटा एंट्री का ये करना होगा या आर्टिकल्स लिखने होंगे, तो मैं आपको बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए पैसे भिजवा दिया करूँगा। तो इस तरह के लोगों के झांसों में जब आप आना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा अभी से गाइड कर रहा हूँ कि हमें स्पैम्स के ख़िलाफ़ जो है वो थोड़ा सा चौकन्ना होना है। हमें पता लग जाए खुद से देख के कि कौन सा बंदा जो है वो ठीक है और कौन सा बंदा जो है वो इल्लीगल काम कर रहा है। वैसे भी फाइवर और फ्रीलांसर के ऊपर जो बंदा आके आपको कहता है कि ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इसके ऊपर हम कम्युनिकेट करते हैं, तो ये फाइवर के लिए इल्लीगल है। फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर जब फाइवर ने आपको एक पूरा सिस्टम बना के दे दिया है कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं मैसेजेस के ऊपर, तो आप यहीं पे कम्युनिकेट करेंगे। फिर जब आप बाहर जाते हो स्काइप के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या फिर ईमेल के ऊपर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हो, तो फिर फाइवर आपको भी बैन करता है और आपके क्लाइंट को भी बैन करता है। ठीक है, तो इस तरह सा जो है वो
इस तरह के जो लोग हैं उनसे बचना है आपने, और उनको रिपोर्ट करना है आपने डायरेक्टली। अगर कोई आपसे ईमेल मांग रहा है, कोई नंबर मांग रहा है व्हाट्सएप का, तो उनके साथ आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे कहें कि भाई मैं यहाँ पे फाइवर के ऊपर सर्विसेज देने के लिए आया हूँ, तो मैं सिर्फ फाइवर के ऊपर ही बात करूँगा, मैं कोई और मीडियम जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है सर, इन स्पैम्स के अगेंस्ट रिपोर्ट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप फाइवर को रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये बंदा जो है वो स्पैम है, ये मुझे कह रहा है कि ईमेल के ऊपर कम्युनिकेट करो, विच इज़ ट्रूली अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ फाइवर, तो इस वजह से मैं इसके साथ इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, टॉक एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपका जो काम है वो आपके अल्फाज से ज़्यादा जो है वो काम रखता है और असर रखता है। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मैं अगर यहाँ पे आके सिर्फ बातें करता रहूँ कि जी फाइवर पे ये होता है, ई कॉमर्स ये होती है, और ऐसे ऐसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, और मैंने खुद कोई काम ना किया हो ज़िंदगी में, मैंने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट ना बनाई हो ज़िंदगी में, मैंने कभी फाइवर पे काम ना किया हो ज़िंदगी में, मैंने कभी अमेज़ॉन एफिलिएट और इस तरह के जो दूसरे बिजनेसेस हैं उनके ऊपर कभी ख़ुद से कोई काम करके ना देखा हो, और मैं सिंपल आके आप लोगों को खुद मियाँ फसीहत बन जाऊँ, ठीक है, लोगों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत वाला हिसाब हो जाए, ठीक है, तो आप मेरी जो बात है वो फिर आप लोगों के जो है वो दिलों पे असर नहीं करेगी। बिल्कुल मेरे जो अल्फाज हैं वो सिर्फ अल्फाज बन के रह जाएंगे, लोगों के दिलों में उतरेंगे नहीं, क्योंकि वो मैंने कभी काम खुद तो किया ही नहीं। ठीक है, जब तक मैं काम खुद नहीं करूँगा तो मैं लोगों को कैसे नसीहत कर सकता हूँ वो काम करने की। तो अगर आप किसी को नसीहत कर रहे हैं ना, तो कम से कम वो काम पहले आप कर चुके हों, उसको खुद से इम्प्लीमेंट करके देखा हो आपने, और देन लोगों को नसीहत कर रहे हैं। डज फाइवर हैव एक्सेस टू आवर चैट हिस्ट्री? जी हाँ बिल्कुल, फाइवर के ऊपर भी ऐसे ही जैसे व्हाट्सएप के ऊपर आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, ऐसे ही एक चैट बॉक्स होता है, वहाँ पे पूरी की पूरी आपकी जो सारी चैट है वो रिकॉर्ड हो रही होती है, और फाइवर आपको देख रहा होता है कि आप अभी लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपने अपने मैसेजेस के अंदर क्या लिखा है। अगर जैसे ही कोई इलीगल बात करने की कोशिश करते हैं तो फाइवर आपको वहीं पे डिटेक्ट करके बैन कर देता है या फिर रिस्ट्रिक्ट कर देता है, आपको आपके लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर देगा, या फिर आपको कम्युनिकेट नहीं करने देगा लोगों के साथ, आपका ऑर्डर कैंसिल कर देगा, या फिर आपकी गिग रिमूव कर देगा। इस तरह के कुछ एक्शंस जो है वो फाइवर ले सकता है अगर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करते। असल में मसला ये है कि जब भी हम कोई किसी वेबसाइट के ऊपर साइन अप करते हैं ना, तो वो सबसे पहले आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाते हैं। एक लंबा सा पेज होता है और नीचे एक उसके टिक मार्क के लिए लिखा होता है एग्री एंड कंटिन्यू। तो जब हम वो उस मैसेज को देखते हैं तो सिंपली हम जाते हैं, जल्दी में होते हैं ना, ज़रा तेज़ी में होते हैं, तो डायरेक्टली जाके टिक करते हैं, उसको एग्री किया और नेक्स्ट 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 कर दिया, तो कभी पढ़ा ही नहीं उस टर्म्स एंड कंडीशंस को। अगर हम उन फाइवर पे या फिर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लें तो कभी भी हमारे साथ इस तरह के मसले ना आएंगे जो हमारे अक्सर पाकिस्तानी क्लाइंट्स को आते हैं कि जी उन्होंने दो अकाउंट्स बनाए हुए हैं, या फिर आपने अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की है अपने क्लाइंट के साथ, या फिर आप फाइवर से कहीं और चले गए हो। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आपकी प्रोफाइल के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा जी सर, इट इज़ टोटली इलीगल, हाउ द हेल दे कैन पीक इनटू समवन्स प्राइवेसी। अच्छा मलिक सैफुल्लाह अवान, ये बिल्कुल प्राइवेसी नहीं है। आप फाइवर के ऊपर कोई भी प्राइवेट चीज़ों को तो डिस्कस नहीं कर रहे होते, यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे होते हो अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने बिजनेसेस को डिस्कस कर रहे होते हो। तो ये प्राइवेसी के अगेंस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि फाइवर एक ये चाहता है कि भाई मैंने आप लोगों को क्लाइंट्स प्रोवाइड किए हैं। फाइवर के ऊपर आने का फ़ायदा ये हुआ ना कि हमें क्लाइंट्स मिल गए हैं, तो अगर हम उन क्लाइंट्स को आउट ऑफ द फाइवर ले जाएंगे ना, तो फिर फाइवर को दुख लगेगा। फाइवर कहेगा कि यार मैंने तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी कि तुम आओ और फाइवर के ऊपर जो है वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करो, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तुम्हारी स्किल्स की ज़रूरत है। तो जब हम उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं और डायरेक्टली हम उनसे पेमेंट्स मंगवा लेते हैं ना, तो फिर फाइवर को उसका 20% नहीं मिलता। इस वजह से फाइवर जो है वो फिर बैन करता है हमें, इसलिए उसको रिपोर्ट रखनी पड़ती है और उसकी जो चैट्स हैं उसको देखना पड़ता है।
जो आपकी व्हाट्सएप की चैट हिस्ट्री है वो व्हाट्सएप उसको नहीं पता फाइवर को, लेकिन आप जब फाइवर के ऊपर कम्युनिकेट करते हो ना अपने क्लाइंट के साथ, तो वो फाइवर रीड कर सकता है। ठीक है, उनके जो एडमिन्स हैं वो उसको रीड कर सकते हैं और उसकी बुनियाद पे वो आपको बैन भी कर सकते हैं। सर ये वीडियो जो अपलोड की है फाइवर पे, तो उस पर 24 आवर का अंडर रिव्यू का मैसेज आया। हाँ जी सलमान, वो पहले फाइवर रिव्यू करता है उस वीडियो को कि उस वीडियो के अंदर आपने कहीं पे अपना कॉन्टेक्ट तो शेयर करने की कोशिश नहीं की या फिर आपने कोई कॉपीराइट मटेरियल यूज़ तो नहीं किया। तो पहले रिव्यू करेगा, वो चेक करेगा उस वीडियो को और देन वो आपको अलाउ कर देगा कि अब आपकी वो जो वीडियो है वो लाइव हो जाएगी और पब्लिक के लिए अवेलेबल हो। चलें जी, आ जाते हैं अब ज़रा टॉक और कम्युनिकेशन की तरफ। तो टॉक में आप जब लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, किसी जलसे से ख़िताब कर रहा हूँ मैं, तो जलसा जो है वो सिर्फ नारे लगा सकता है, मेरी बातों का जवाब नहीं दे सकता, कोई क्वेश्चन पुट नहीं कर सकता। तो जब वन वे ऑफ कम्युनिकेशन होती है उसको हम टॉक बोलते हैं, और टू वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन कहलाती है, जहाँ पे हम इफ़ेक्टिवली जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और लोगों से सवालात ले सकते हैं, उन लोगों के सवालात के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। और बेसिक फैक्टर्स जो हैं एक अच्छे कम्युनिकेटर के, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली एक चीज़ याद रखें, जो इंसान अच्छा सुन सकता है वही अच्छा बोल सकता है। अगर आपके पास सुनने की एबिलिटी नहीं है, अगर आप लोगों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप लोगों की बातों को सुन नहीं सकते, तो आप अच्छा बोल भी नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको सुनना आता है, सुनना भी एक स्किल है, क्योंकि लोगों से जो है वो बर्दाश्त नहीं होता कि हम किसी की बात सुने। ये बंदा हमें बात सुना के चला जाएगा, नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमें हर इंसान को यही हमारे दिल में हो कि यार ये बंदा मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल है, इसके पास मेरे से ज़्यादा स्किल्स हैं, तो हो सकता है मुझे इससे कुछ सीखने का मौका मिल जाए। जब हमारा लर्निंग बिहेवियर होगा तो हम लोगों को सुनना शुरू करेंगे, और जब हम सुनना शुरू करेंगे तो फिर हम अच्छा बोलना शुरू कर देंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी है, टोन ऑफ वॉइस है, इसको हम डिटेल के अंदर वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो है वो लिसनिंग आती है, और जिसके बारे में हम पढ़ लिया कि लिसनिंग जो है वो लर्निंग होती है, और उसी लर्निंग के ज़रिए ही हम जो है वो चीज़ें लेके आ रहे होते हैं। एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप्स विद अदर बोथ एट पर्सनल एंड बिजनेस। तो एक हमारी पर्सनल लाइफ होती है, एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है, दोनों से हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, और दोनों से सीख के हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो पहले सुनना सीखें और फिर जो है वो हम बोलना सीखेंगे, अगर हमने फ्रीलांसिंग के अंदर भी लर्न करना है तो। अच्छा जी, अब वैल्यू ऑफ लिसनिंग की बात करते हैं। तो लिसनिंग टू अदर्स इज़ एन एलिगेंट आर्ट। गुड लिसनिंग रिफ्लेक्ट्स courtesy and good manners. Listening carefully to the instructions of superiors improves competence and performance. The result of poor listening skill could be disastrous in business and employment and social reactions. Good listening skills can improve social relations and conversions. अच्छा, अब हुआ ये कि आजकल हमने जो है वो अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को और जो स्किलफुल लोग हैं उनको सुनना छोड़ दिया। हम ये समझते हैं कि हमारे से बड़ा अफलातून कोई नहीं है, हमारे से बड़ा अरस्तू कोई नहीं है, हमारे से बड़ा साइंसदान अभी तक तो दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो जो भी थ्योरी, जो भी अजम्पशन है वो हमारी है, और जो है वो अब जो हम कहेंगे वही ठीक है। जब इंसान का ये माइंडसेट बन जाता है तो वहाँ से इंसान का सवाल जो है वो शुरू हो जाता है। जब आपकी लर्निंग रुक गई है, जब आपको लगता है कि आज का जो दिन गुजरा है, आज मैंने कुछ नया नहीं सीखा, तो समझे आप रुक चुके हैं, आपकी ज़िंदगी रुक चुकी है, और आपका जो लर्निंग बिहेवियर था वो ख़त्म हो चुका है। हमने सिंपल सोचना ये है कि क्या रात को सोने से पहले सिंपल 5 मिनट के लिए ये सोच लें आज कोई नई चीज़ लर्न की है या नहीं, आज हमने कुछ सीखा है या नहीं। अपना एक थोड़ा सा एहतसाब करें, चाहे वो फ्रीलांसिंग के मैटर में हो, चाहे वो सोशल रिलेशंस के बारे में हो, कोई नई चीज़ कम से कम रोज़ाना के रोज़ाना सीखें, ताकि देन आप उसको अपनी
प्रोफेशनल या फिर पर्सनल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें। जब हमारा लिसनिंग बिहेवियर नहीं रहेगा, जब एक मौलम ये जो है वो सोचना शुरू कर देगा कि आज मैंने सारा इल्म जो है वो हासिल कर लिया है, अब मैं किसी को सुनूंगा नहीं, अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, अब जो है मैंने सिंपल लोगों को सुनाना ही है, तो वो फिर एक मौलम नहीं रहता, वो सबसे बड़ा जाहिल होता है। और हमारा हमेशा बिहेवियर ये होना चाहिए कि हमें किसी छोटे से कीड़े से भी सीखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग साथ साथ सीखते जाएं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जो आप बोल के नहीं करते। आपने बोले बगैर जो कम्युनिकेट करता है, आपके हाथों के इशारों से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आप जो कम्युनिकेट करते हैं, आप अपनी जो है आवाज़ के उतार चढ़ाव से जो कम्युनिकेट करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस विदाउट वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन। फॉर एग्जांपल आप स्माइल करते हो, विंक करते हो, वेव करते हो, तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो हम एक दूसरे के साथ जो है, और इन मैसेजेस की कोई ज़ुबान नहीं होती ना। आप गुस्सा कर रहे हो तो अरबी को भी पता लग रहा है कि आप गुस्सा कर रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो तो किसी अंग्रेज़ को भी पता लगता है कि गुस्सा कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ख़ास तौर पे जब आप डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे होते हो तो बहुत ज़रूरी होती है कि नॉन वर्बली आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझा देते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं जी। सबसे पहले तो आप गुस्से में हैं तो भी आपके फेस से पता लग जाता है, आप खुश हैं, आप सैड हैं तो आपका फेस, आपका चेहरा जो है वो सब कुछ बता देता है। आपके जो गेस्चर्स हैं, गेस्चर्स का मतलब आपके इशारे होते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है बहुत ज़्यादा इशारे करने की, तो वो हर एक बात का एक इशारा उन्होंने डिफ़ाइन किया होता है। ऐसा भी नहीं करना, लेकिन आपके जो हाथ हैं आपकी बात करने के साथ साथ जब हिलते हैं तो उससे बहुत सारे लोगों को चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। अब जब आई कांटेक्ट की बात करते हैं, हो सकता है कल को आप अपना कोई कंपनी बनाएं और उस कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसी इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस में जाना पड़े, तो वहाँ पे जाके आप जब अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपका आई कांटेक्ट कैसा है लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ, किसी जलसे से ख़िताब कर रहे हैं, किसी आप जो है वो कॉन्फ्रेंस से ख़िताब कर रहे हैं, तो आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात कर पाते हैं या नहीं कर पाते, कि आपके अंदर कोई कमी है उसकी कम्युनिकेशन की, वो तो नहीं लोगों के जो है वो खुल के सामने आ रही। और ये ना हो कि लोगों को ये लग रहा हो कि यार ये बंदा कंफ्यूज है, इसकी टांगें काँप रही हैं। टांगें तो काँपती हैं लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल रखना है, लोगों को ये शो नहीं करवाना कि भाई मेरी टांगें काँप रही हैं। मेरी भी टांगें काँपती हैं, अक्सर काँपती हैं अभी तक। हालांकि मुझे मेरा जो स्टेज के साथ और माइक के साथ जो नाता है वो बहुत पुराना है, तकरीबन 15-20 साल पुराना है। 5th और 6th क्लास से मैंने स्टार्ट किया था, तो तब से मैं माइक के आगे खड़ा होकर बोलता आया हूँ, तकरीरें करता आया हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल के ऊपर मैंने जो है वो 17 ऑल पाकिस्तान कंपटीशंस, डिबेट कंपटीशंस जो है वो कंसेक्यूटिव विन किए हैं। लेकिन अभी भी मेरी आवाज़ जो है वो पब्लिक स्पीकिंग करते हुए मेरी जो टांगें हैं वो काँप रही होती हैं। तो ये इन चीज़ों के ऊपर जो ओवरकम कर जाता है, जो इन चीज़ों को, जो अपने बात से, अपने नॉलेज से, अपनी आवाज़ की उतार चढ़ाव से, अपनी जो चीज़ें हैं उनको, जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उनको ओवरकम कर लेता है, वही एक अच्छा और बहादुर इंसान होता है। और ये बड़ी चीज़ आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी ऑडियंस को खड़े होकर कुछ समझा सकते हैं, लोगों के आगे सामने जाके बोल सकते हैं, तो आप दुनिया के अंदर कोई भी काम कर सकते हैं। ये सबसे मुश्किल काम है। वो एक एग्ज़ाम्पल है ना उसकी, एक वो बहुत रुस्तम ज़मां था, एक पहलवान बड़ा, तो वो इंटरनेशनल लेवल का एक मुकाबला जो है वो जीत के आया। तो अब वो लोगों ने ना उसको अपने अपने इवेंट्स के अंदर बुलाना शुरू कर दिया। तो एक शेख साहब ने अपनी दुकान का इफ्तिताह करना था, तो उसकी इफ्तिताही तकरीब के अंदर जो है वो उस पहलवान को बुला लिया कि उसको देखने आएंगे लोग, तो मेरे जो है वो दुकान की तरह मशहूरी हो जाएगी। तो वो तकरीब हो गई, तो एंड के ऊपर जो है वो जैसे मेहमान खुसूसी को बुलाते हैं, तो मेहमान खुसूसी को बुलाया, उन्होंने इस्तकबाल किया उसका कि अब आप स्टेज पे आएँ और अपनी तकरीर करें।
तो वो भाई साहब आके कहते हैं, वो जो पहलवान था वो कहता है कि आज तक मैंने पूरी दुनिया के अंदर कोई मुकाबला किसी मैदान के अंदर मैं नहीं हारा, लेकिन आज जब मुझे आके स्टेज के ऊपर बोलना पड़ा है तो इस मैदान के अंदर आके मैं हार गया हूँ। तो ये काम जो है वो आसान तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर हम प्रैक्टिस करें, अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करें तो इसको हम लर्न कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत इफ़ेक्टिवली जो है वो चेंजेस लेके आ सकते हैं। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर की बात करते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है थोड़ा सा झुक के खड़े होने की, कुछ लोगों को आदत होती है थोड़ा सा पेट निकाल के खड़े होते हैं, ठीक है, एक टांग के ऊपर वज़न दे के खड़े होते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा जो है वो अननोइंग लग रहा होता है अगले को, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो आप लोग जब लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, अगर खड़े हैं तो कम से कम आपका वज़न दोनों टांगों पे होना चाहिए, आपके हाथ दोनों जो है एक दूसरे के साथ मिले हुए हों और उन हाथों से आप जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हों लोगों के साथ। सर जी ये सारी स्किल्स तब बेस्ट आती हैं जब बंदा टीचिंग स्टार्ट करता है, और आप तो माशाल्लाह फ्रीलांसर भी और हमें एज अ टीचर टीच भी कर। हाँ जी, ये ई रोज़गार को बड़ा मसला आता है, क्योंकि ई रोज़गार ने जब ट्रेनर्स हायर करने होते हैं ना तो वो ट्रेनर्स के अंदर बोलने का स्किल भी होना चाहिए और वो ट्रेनर्स फ्रीलांसर भी होना चाहिए। तो एक फ्रीलांसर की एक नेचर होती है कि वो एक कमरे के अंदर बंद बैठा हुआ इंसान होता है जिसका सोशल लाइफ जो है वो बहुत कम होती है, सोशल इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम होता है। तो अक्सर फ्रीलांसर जो हैं वो अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं। तो बहुत कम फ्रीलांसर पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जिनका सोशल इंटरेक्शन जो है अपनी कम्युनिटी के साथ ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है वो अच्छा जी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गई कंप्लीट। अब अपीयरेंस भी ख़ास तौर पे काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। आपने जैसे भी कपड़े पहने हों कम से कम साफ़ हों। मैं ये नहीं कहता कि आप पेंट कोट ही पहने, आप शलवार कमीज़ के साथ वेस्ट कोट ही पहने, या लड़कियों के जो भी एक फॉर्मल ड्रेसिंग होती है मुझे उसका नहीं पता, ठीक है, लेकिन जो भी पहने नीट एंड क्लीन पहने, उसके अंदर दाग ना लगे हों, सलवटें ना हों, कम से कम इस्त्री किया हो आपका जैसा भी सूट है, तो आप फिर ही एक अच्छे और एक नफीस इंसान के तौर पे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे। और वो बात भी आपकी तभी सुनेंगे ना जब आप थोड़ा सा खुद नीट एंड क्लीन हो के पफ शफ बना के, ठीक है, मुँह शुद्ध हो के जो है वो लोगों को मिलने जाएंगे, वरना कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, ठीक है। अच्छा जी, फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो ये थोड़े से फेशियल एक्सप्रेशंस की उसने एग्जांपल दी है कि सरप्राइज्ड फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, हैप्पीनेस में इंसान कैसा हो जाता है, सैडनेस में कैसा होता है, डिस्गस्टिंग कैसा होता है। फिर ये कुछ गेस्चर्स हैं जो अच्छे गेस्चर्स हैं, और इस तरह के कुछ गेस्चर्स को आप भी अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, एक आई कांटेक्ट की एग्जांपल दी है उसने और कहा है कि ये एक अच्छा आई कांटेक्ट है, जो ये देखें अब आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो हैंडशेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन साहब और बराक ओबामा साहब जो हैं हाथ तो मिला रहे हैं लेकिन उन्होंने आंखें नहीं मिलाई। तो आंखें मिलाना बहुत ज़रूरी है जी। हाथ मिलाने के साथ साथ आपका जो आई कांटेक्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप लोगों के ऊपर ये असर डालना चाहते हैं कि लोग आपसे एक मुलाकात करने के बाद अगली मुलाकात की भी चाह रखें और लोगों से ये ना कहें कि भाई पता नहीं कौन सी मुसीबत आज गले पड़ गई है, पता नहीं क्या देखा था आज मैंने, सुबह सुबह बिल्ली रास्ता तो नहीं काट गई थी, इस तरह के लोग मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी बंदे से मिलें तो उसको ये चाह हो कि वो दोबारा भी आपसे मिलना चाहे, ठीक है। हाँ, ये इन बॉडी लैंग्वेजेस की बात कर रहा था मैं, पोस्चर्स की। तो ना तो ये वाला बॉडी लैंग्वेज अच्छा है और ना ही ये वाला एक पोस्चर जो है वो अच्छा है। एक गुड पोस्चर जो है वो ये होता है जिस पे आप दोनों टांगों पे भार दे के खड़े होते हैं और लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर्स के अंदर व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड नॉट वी डू। रिलैक्स पोस्चर्स, आर्म्स रिलैक्स्ड, नोड, एग्रीमेंट, स्माइल एट ह्यूमर, लीन क्लोजर, यूज गेस्चर्स। और क्या नहीं करना चाहिए, बॉडी टेंशन, अकड़ा हुआ जिस्म ना हो आपका, आर्म्स फोल्डेड ना हो, स्पीक हैंड टू माउथ, फिजिटिंग, नर्वसनेस, यॉर्निंग, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपकी कम्युनिकेशन पे बुरा असर डाल सकती हैं।
फॉर्मल और इनफॉर्मल ड्रेसिंग कैसी होती है, मेरा जो मानना है वो तो सिर्फ ये है कि भाई आप जैसा भी कपड़ा पहने, क्योंकि फ्रीलांसर्स है ना, तो हम लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं होती, हम लोग जो है वो टी शर्ट और ट्राउज़र के अंदर भी लोगों से मिल लेते हैं। तो आप लोग जब अगर क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या कहीं पे जाना पड़ता है, तो वहाँ पे कम से कम आपकी जो ड्रेसिंग है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन आपका जाए और लोग जो हैं वो आपको एक सोबर इंसान के तौर पे जो है वो कंसीव करें। अपीयरेंस आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं। ये फॉर्मल वर्ड्स अगर अपोलोजाइज है तो इनफॉर्मल उसका से सॉरी है, रिक्वेस्ट है, नीड, आस्क फॉर, इन्फॉर्म की बजाय टेल, प्रोवाइड, गिव की बजाय प्रोवाइड, न्यूमरस और अलॉट ऑफ, टॉलरेट का मतलब है पुट अप विद, रिसीव और गेट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो फॉर्मली हम यूज़ करते हैं, उन्होंने इनफॉर्मल सिनोनिम्स आप लोगों को बताए हैं। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर अगर इसको यूज़ करना शुरू कर दें, सिलेक्ट और चूज़ है, कंपनसेट और मेकअप फॉर, इंक्रीज की बजाय गो अप की बजाय इंक्रीज, गो डाउन की बजाय डिक्रीज, सो की बजाय एज अ सीक्वेंस, एज अ कॉन्सिक्वेंस यूज़ कर लें, मस्ट की बजाय इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ कर लें, कैन की बजाय इज़ कैपेबल ऑफ यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं तो आप फॉर्मल वे के अंदर जो है वो अपने क्लाइंट्स को कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी लेके आएँ अपने वर्ड्स के अंदर, अपनी कम्युनिकेशन के अंदर। एक तो सिंप्लिसिटी, सादगी हो, आपके जो अल्फाज हैं वो लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। मैं अगर अपने क्लाइंट्स की बात करूँ ना, तो जब वो मुझे कह रहा है कि एक वेबसाइट बना के देनी है आपने मुझे, तो मुझे पता है वेबसाइट बनाने के लिए कौन से प्लगइन यूज़ होते हैं, वूकॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट कैसी होती है, उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे होता है। अगर मैं अपने क्लाइंट के साथ भी कुछ इस तरह की टेक्निकल वर्डिंग यूज़ करना शुरू कर दूंगा, अगर मैं थीम्स और प्लगइन्स की बात करना शुरू कर दूंगा, तो वो थोड़ा सा उसके लिए कन्फ्यूज्ड जो है वो सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि उसको नहीं पता कि प्लगइन्स क्या होते हैं, उसको नहीं पता कि वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट किन किन टूल्स के ऊपर इस्तेमाल जो है वो किन किन टूल्स को इस्तेमाल करके बनती है। इवन बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे जिनको वर्डप्रेस के बारे में नहीं पता होगा, बहुत सारे, बल्कि आप में से स्टूडेंट्स थे, जब हमने पहले पूछा तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर वर्डप्रेस हमारे लिए नहीं आ रहा। तो मतलब ये है कि हर बंदे को तो नहीं पता ना कि आप क्या कैसे करने वाले हो इस काम को। तो अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो और लोगों को समझाना चाह रहे हो अपने क्लाइंट्स को कि भाई मैं ये काम इस तरह से करने वाला हूँ, तो आप सादा वर्डिंग को यूज़ करते हुए जो उनके लिए अंडरस्टैंडेबल हो उस वर्डिंग के अंदर आप काम करें और उसको समझाने की कोशिश करें कि आप जो है वो इस तरह ये काम कर सकते हैं। बैकएंड के ऊपर जो भी आपने प्लगइन इस्तेमाल करना है, जो भी आपने टूल्स यूज़ करने हैं, उसको अपने तक ही रखें, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने क्लाइंट्स को जो है वो समझाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है कि उस टूल का नाम क्या है। हाँ, उसका काम क्या है वो आप उसको समझा सकते हैं कि जब हम इस टूल को यूज़ कर लेंगे तो फिर ये काम जो है वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो टोन ऑफ वॉइस की बात है, तो इसमें चीज़ें जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो आवाज़ है उसका उतार चढ़ाव कैसा होना चाहिए और कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है। बचपन में ना एक बड़ी अच्छी एक जो है वो एग्ज़ाम्पल दी जाती थी हमें, वो एक मुहावरा हुआ करता था, जहाज़ को रोको मत जाने दो, और जहाज़ को रोको मत जाने दो। हमने सिंपल वक्फा किसी और जगह पे कर लिया ना, तो सारे का सारा मतलब जो था वो उसका उलट जाता था। पहले वो कहता था जहाज़ को रोको मत जाने दो, और फिर वो कहता है जहाज़ को रोको मत जाने दो। अल्फाज वही हैं, लेकिन आप किसी और जगह पे अगर रुक गए, ठीक है, आपका पॉज कहीं और आ गया, तो उसका मतलब बिल्कुल उलट जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को देखना कि कहाँ पे आपने रुकना है, कहाँ पे चलना है। ख़ास तौर पे जब आप वर्बली लिख के कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ऑनलाइन क्लाइंट्स के साथ, कहाँ पे कॉमा आना है, कहाँ पे फुल स्टॉप आना है, कहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आप लोगों के जो है वो कम्युनिकेशन के लिए।
कम्युनिकेशन टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बहुत, हाँ जी बिल्कुल। और जी सर, कुछ ऐसे होते हैं जिनको वर्डप्रेस होस्टिंग और वेबसाइट होस्टिंग का नहीं पता होता। बिल्कुल होते हैं जी, बहुत सारे होते हैं, बल्कि दोनों को समझाते हैं ताकि एक ऑर्डर इसी वजह से कैंसिल हुआ था। हाँ जी, हो सकता है जी, बिल्कुल ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको डोमेन और होस्टिंग के बारे में नॉलेज नहीं होता। वो समझ रहे होते हैं कि डोमेन और होस्टिंग भी हमारा जो फ्रीलांसर है यही हमें प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करके लोगों को गाइड कर देते हो कि भाई डोमेन और होस्टिंग मैं नहीं दूंगा, हाँ अलबत्ता मैं तुम्हें बाइट से कहीं से ख़रीद के दे सकता हूँ, तो फिर जो है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये ईजी हो जाएगा। सिंपल चीज़ों को क्लियर रखें। आप लोगों को ये कन्फ्यूजन क्रिएट ही ना होने दें ना, होस्टिंग डोमेन और ये। हमने कल FAQs वाला सेक्शन पढ़ा था ना, तो हम FAQs के अंदर लिख दें कि भाई हम डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे। इस तरह की जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं आप लोग वहाँ पे अपने क्लाइंट्स के साथ जो है वो कर सकते हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। तो कॉन्फिडेंस जो है वो बेसिक चीज़ है कम्युनिकेशन की। जब तक आपको, अच्छा फिर एक ना बड़ी आम सी बात है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी तालीम और आपका जो पैसा है उससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तालीम से कॉन्फिडेंस मिलता है इस सिलसिले में, इस वे के अंदर कि आपको पता होता है कि यार मेरे पास इस बंदे से ज़्यादा नॉलेज है, मैं जो है वो इसको ज़्यादा समझा सकता हूँ चीज़ें, और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली मैं जो है किसी महफिल के अंदर बात कर सकता हूँ। और पैसे की टर्म्स के अंदर मैं बात करूँ तो वो बड़े कहते होते थे कि जेस घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। तो अगर आपकी जेब में पैसे हैं ना, तो हर बंदा आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, और हर बंदा जो है वो आपको जो है वो जी हजूरी करेगा अगर आपकी जेब में कुछ है। और अगर आपकी जेब में कुछ नहीं है तो कोई भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। और ये मेरी खुद की इम्प्लीमेंटेड बातें हैं। आप लोग आज जो है वही रिश्तेदार जो आपको ठीक से बुलाते नहीं हैं, आपके पास 4 पैसे आ जाते हैं तो वही रिश्तेदार आपके सर पे हाथ रख के बेटा बेटा कर रहे होते हैं। तो मतलब ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती हैं आपको। आपका जो नॉलेज है, आपकी जो तालीम है, आपकी जो डिग्री है, और इसके साथ साथ आपका जो बैंक बैलेंस है, ये जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो कॉन्फिडेंस है वो फोका कॉन्फिडेंस है, इसके बगैर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद इससे पहले ना मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। वो कहानी ये थी कि बचपन में ना हमारे मोहल्ले के अंदर ना 2 दुकानें थीं सब्ज़ी वाली 2 दुकानें थीं। तो एक जो दुकान थी वो बहुत ज़्यादा चलती थी और बहुत पूरा मोहल्ला उसी से सब्ज़ी लेता था। और एक दुकान थी उसके पास, बेचारे के पास गाहक ही कोई नहीं आता था। तो बचपन में मैं सोचता था कि पता नहीं ऐसा क्यों है, आमने सामने दोनों की दुकानें हैं, तो उसकी दुकान ज़्यादा चलती है, उसकी दुकान कम चलती है। तो शायद मेरे दिल में बचपन में ख्याल होता था कि शायद ये ना एक जो दुकान जिसकी ज़्यादा चलती है ना, उसकी सब्ज़ी की क्वालिटी अच्छी होगी, इसलिए लोग उससे ख़रीदते हैं। और वो जो दूसरी जिसकी दुकान नहीं चलती उसकी सब्ज़ी की क्वालिटी कम होगी, अच्छी नहीं होगी। तो बिल्कुल भी जो है ना लोग उससे इसलिए नहीं ख़रीदते कि शायद उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया ना, तो मुझे ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई, क्योंकि मुझे पता लग गया कि यार दोनों एक ही जगह से सब्ज़ी ख़रीदते हैं, और जो है वो दोनों की सब्ज़ी की क्वालिटी एक जैसी है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर भी जब क्वालिटी सेम है तो फिर उसकी दुकान ज़्यादा क्यों चलती है, उसकी दुकान क्यों कम चलती है। तो वो थोड़ी छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने नोट डाउन की और मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ख़ास तौर पे वो फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्प्लीमेंटेबल है। पहली जो चीज़ जो वो दुकानदार करता था जिसकी दुकान अच्छी चलती थी, वो ये थी कि वो ना अपने दुकान को बड़ा सजा धजा के रखता था, बड़ी साफ़ सुथरी रखता था। ख़ुद भी उसके कपड़े बड़े अच्छे होते थे। सुबह सुबह उसने कलफ वाले कपड़े पहन के दुकान पे बैठना और लोगों को जो है वो साफ़ सुथरी सब्ज़ियाँ जो हैं वो उसने सेल करनी। तो वो जो दूसरा बंदा था ना, वो ऐसे ही मुँह धोए बगैर आ जाता था, दुकान पे बैठ जाता था। उसकी सब्ज़ियों के ऊपर मिट्टी भी जमी हुई होती थी, तो उसकी जो सफाई सुथराई थी ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी।
इसका मतलब ये है कि उसकी जो प्रेजेंटेशन थी ना वो बहुत कमाल थी। वो जो बंदा जिसकी सब्ज़ी ज़्यादा बिकती थी वो प्रेजेंट बहुत अच्छा करता था उन्हीं चीज़ों को। भिंडी उसने भी लगाई है, उसने भी लगाई है, तो बड़ा अच्छा प्रेजेंट कर लेता था अपनी चीज़ों को। तो क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी इस वजह से उसकी सब्ज़ी जो थी वो ज़्यादा बिकती थी। एक और बड़ा रीज़न जो था उसकी सब्ज़ी के ज़्यादा बिकने का वो ये था कि वो ना अपने क्लाइंट्स के लिए आसानी पैदा करता था। अगर कोई उससे करेलों का रेट पूछता था ना तो साथ उसको वो टीनों का भी बता देता था, साथ वो उसको बैंगन का भी बता देता था, साथ कहता था कि बाजी ये सब्ज़ी नई आई है, फ्रेश है बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी लगेगी, बड़ी अच्छी पकेगी। ठीक है, तो वो क्लाइंट्स के लिए आसानियाँ इस वे में पैदा कर देता था कि अगर कोई क्लाइंट एक सब्ज़ी का रेट पूछता था साथ वो 10 सब्जियों के रेट और बता देता था। तो मतलब ये है कि वो जो दूसरा भाई साहब था जिसकी सब्ज़ी नहीं बिकती थी वो क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट तो बहुत दूर की बात, उनके साथ सलाम दुआ भी नहीं करता था। दुकान बंद होने के बाद जो है वो चुप करके अपने घर चला जाता था, कभी किसी के साथ उसने मोहल्ले में सलाम दुआ नहीं लिया। तो इस वजह से लोग उससे बड़े डरे डरे रहते थे। तो वो भाई साहब जो थे दूसरे वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते थे अपने क्लाइंट्स के लिए, इस वजह से लोग जो थे उसके पास जाना ज़्यादा पसंद करते थे। तीसरा एक और बड़ा रीज़न तीसरा रीज़न जो था वो ये था कि आप वो जो भाई साहब जिनकी सब्ज़ी ज़्यादा बिकती थी ना वो ये करते थे कि अगर किसी ने जो है वो ख़रीदी है सब्ज़ी एक दिन, तो अगले दिन जो है ना वो उससे फ़ीडबैक लेता था कि बाजी करेले कैसे पके थे, आपने करेलों के अंदर कीमा डाला था कि नहीं डाला था। ठीक है, इस तरह की जो फ़ीडबैक था वो लोगों से लिया करता था कि कल जो आप सब्ज़ी लेके गई थी वो आप जो है आज आपने पकाई होगी या कल पकाई होगी, तो वो टेस्ट उसका कैसा था। वो जो दूसरे भाई साहब थे उन्होंने तो बहुत दूर की बात है ना इस तरह की चीज़ें जो है वो कम्युनिकेट करना। तो जब आप अपने क्लाइंट से अपने काम का फीडबैक लेते हैं ना तो उसको लगता है कि यार ये बंदा मेरे बारे में सोच रहा है, ये बंदा मेरे बिज़नेस के बारे में सोच रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं अगर हम अपनी फ्रीलांसिंग के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेना तो हमारी जो दुकान है ये भी चलेगी इंशाल्लाह, और इस दुकान को भी चलने से जो है वो रोक नहीं सकता। तो मतलब ये कोई अगर हम लोगों से फीडबैक लेना शुरू कर दें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दें, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी कर लें, ये 3 चीज़ें अच्छी कर लेंगे तो हम एक अच्छे फ्रीलांसर जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है अच्छा जी, सर जी इतनी अच्छी मोटिवेशन, मैं सोच रहा हूँ सब्ज़ी वाली दुकान बना लूँ। नहीं जी, सब्ज़ी वाली दुकान बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें उन लोगों से सीखने की ज़रूरत है। वो अनपढ़ सब्ज़ी वाले भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। कि मैंने जो उस सब्ज़ी वाले से सीखा था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि आपने सिंपल अपने क्लाइंट्स के साथ फीडबैक लेना है, क्लाइंट्स से अपने उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, और उसके साथ साथ आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं, आई कैन गारंटी। ठीक है, और अगर सब्ज़ी भी बेचनी है तो सब्ज़ी भी आप ऑनलाइन बेचें, सब्ज़ी के अंदर भी आप डिजिटल टच लेके आएँ, आप सब्ज़ी की दुकान बनाएं, साथ 2-4 मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो हायर कर लें, अपने बिज़नेस पार्टनर बना लें। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आएंगी। आप जो है इसको अगर फेसबुक पेज बना लेते हैं और सिंपल फैसलाबाद के लोगों को टारगेट करके कहते हैं कि आपकी सब्ज़ी आपके घर पे पहुंचा देंगे हम, तो सब्ज़ी की दुकान बनाने में भी कोई मसला नहीं है जी, सब्ज़ी भी बना सकते हैं, कोई धंधा छोटा नहीं होता। ऐसे ही है ना, वो क्या कहता है वो फिल्म के अंदर, कोई धंधा छोटा नहीं, बड़ा या छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, तो यही बिज़नेस जो है वो धर्म होता है। यही जो वो कहता है ना कि 5 रुकने सलाम देते, 6वां रुकने टोक कहते हैं रोटी को, खाने पीने को, खुराक को, कि 5 रुकने सलाम देते, 6वां रुकने टोक, तो जे ना लभे 6वां ते 5 ही जाते मुख। ठीक है, तो
भूख जो है वो सारी चीज़ें भुला देती है। इसके लिए जो है वो इंसान को बड़ा कुछ करना पड़ता है। रिज़्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है, लेकिन हमें कोशिश करने का कहा है, हाथ पाँव मारने का कहा है। तो सिंपल हम जो है वो कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं जो हमने करनी है, लेकिन राइट वे के अंदर अगर मेहनत कर लेंगे तो वो भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, चलें जी, अब यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दी है कि सर लगता है आप मूवी में से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। हाँ जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से कोई ना कोई पॉइंट निकाल लेता हूँ अपने सीखने के लिए। हर चीज़ जो है वो बहुत कुछ सिखा देती है आपको। वो एक माई थी, वो बड़ी पॉजिटिव थी ना, वो माई जो थी वो हर चीज़ में से एक बड़ा अच्छा पहलू निकाल लेती थी। तो वो एक बंदे ने उसे सवाल पूछा कि शैतान जो है, शैतान तो सबसे बुरी चीज़ है दुनिया की, तुम इसमें से कोई अच्छी चीज़ निकाल के दिखाओ मुझे। तो वो माही कहती है कि उसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि वो बड़ा कंसिस्टेंट है, वो अपने काम से पीछे नहीं हटता और अपने काम के साथ लगाव रखता है और वो सालों से वो अपना काम जो है वो करता आ रहा है। तो शैतान से हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि हमें अपने काम के साथ बड़ा लॉयल रहना है और अपने काम के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ इसको लेके चलना है। इसके साथ लॉयल रहेंगे, इसको टाइम देंगे, इसको फोकस करेंगे तो फिर ही हम एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं जी, ओपन माइंडेडनेस बहुत ज़रूरी है। बी ओपन टू वट एवर कम्स नेक्स्ट, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कौहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। हम हर नई चीज़ को वेलकम करना सीख जाएंगे ना, जब हर नई लर्निंग को वेलकम करना सीख जाएंगे तो ये जो है वो चीज़ें हमारे लिए बहुत लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैं। हमारे लिए मुश्किल ये होता है, हम नया स्टेप लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों के लिए मुश्किल ये हो रहा होगा कि यार फ्रीलांसिंग हमारे लिए एक नई फील्ड है, पता नहीं इसके अंदर हम एंटर होंगे तो नाकाम ना हो जाए। यहाँ पे आके ना हज़ार सोचें होती हैं इंसान के दिमाग में। तो मतलब ये है कि आप डरे नहीं, सिंपल ये देखें कि जो लोग पहले इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ें की थी कि वो कामयाब है। उन्होंने पहले कहीं ना कहीं वो नाकाम भी तो हुए होंगे ना कहीं तो उनको जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा होगा। ज़ाहिर बात है, हर चीज़, हर इंसान जो है वो पहली दफ़ा में कामयाब नहीं हो जाता, बल्कि बहुत सारी मुश्किलात जो हैं उसको झेलनी पड़ती हैं और फिर वो मुकाम आता है जहाँ पे वो प्राउडली कह सकता है कि यार हाँ, अब मैंने जो है ये चीज़ें सीखनी है और अब मैं ये काम जो है वो कर चुका हूँ, अब मैं एक ऐसे मकाम पे पहुँच चुका हूँ कि अब मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। ठीक है, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। ये एक टू वे स्ट्रीट है, जहाँ पे आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो रिस्पेक्ट मिलती है। फीडबैक की बात आ गई, जो हमने वो सब्ज़ी वाली एग्जांपल में सीख लिया कि जो है वो हमने किस तरह फीडबैक लोगों से लेना है, लोगों से पूछना है कि हमारी सर्विस ख़रीद के आपको कैसा लगा। ठीक है, पिकिंग द राइट मीडियम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अपनी सर्विस कहाँ पे बेच रहे हो, किस जगह पे बेच रहे हो और कैसे बेच रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। आप कौन सी स्किल कहाँ पे बेच रहे हो, मैंने एग्जांपल उसकी दी थी। अगर आपके पास, आप लोगों को खाना पकाना सिखा सकते हैं, अगर आप लोगों को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ के बारे में बता सकते हैं, अगर आप लोगों को ब्यूटी टिप्स दे सकते हैं, अगर आप लोगों को हेल्थ टिप्स दे सकते हैं, तो फाइवर इज़ नॉट अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर यू। आप YouTube के ऊपर जाएं, अपना चैनल क्रिएट करें और वहाँ पे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दें, लोगों को गाइड करना शुरू कर दें कि फ़लाँ डिश कैसे बनती है, उसकी रेसिपी क्या है और फ़लाँ जो है वो ब्यूटी टिप क्या है। अगर कील महासे और छाइयाँ आपने ख़त्म करनी है तो फिर क्या करेंगे। आप लोगों ने वो हकीकत टीवी का नाम तो सुना होगा ना। वो भाई साहब क्या करते हैं, वो करंट अफेयर्स के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। जी आज इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, आज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन हो गया, आज पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया का जहाज़ मार गिराया। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें वो लोगों को टारगेट करके दिखाने की कोशिश करते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। हमारे लोग ही ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं ना। मतलब ये है कि आप लोगों को वो दिखाते हो जो लोग देखना चाहते हैं, तो आप फिर जाके जो है वो YouTube के ऊपर एक सक्सेसफुल चैनल जो है वो रन कर सकते हो। ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की एग्जांपल्स हैं जो YouTube के ऊपर भी अच्छा अर्न कर रहे हैं। एक स्टूडेंट जो है वो मैंने आप लोगों को ब्यूटी टिप्स उसकी शायद चैनल दिखाया था या नहीं, अक्सा डाइटिशियन के नाम से वो लोगों को सिंपल हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स देती है, तो YouTube के ऊपर वो अच्छा अर्न करती है। एक भाई साहब हैं
वो अपना कबड्डी का एक चैनल रन कर रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। जहाँ पे भी कबड्डी का मैच होता है वो अपना कैमरा उठा के चले जाते हैं, सिंपल कैमरा स्टैंड पे लगा के रख देते हैं, खुद कबड्डी का मैच इंजॉय करते हैं, कैमरा वीडियो बनाता है और उस वीडियो को ला के वो अपने जो है वो चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वेज़ हैं ऑनलाइन अर्न करने के। ये एक पूरा समंदर है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा फाइवर के ऊपर कामयाब नहीं होता तो वो फ्रीलांसिंग छोड़ देगा। आपके पास बहुत सारे वेज़ हैं। फाइवर नहीं तो फ्रीलांसर नहीं तो पीपल पर आर नहीं तो अपवर्क नहीं तो ई कॉमर्स नहीं तो अमेज़ॉन एफिलिएट नहीं तो यूट्यूब। ठीक है, फेसबुक एड्स, आप दुनिया जहान ये पूरा समंदर है। ठीक है, और इस पूरे समंदर के अंदर आप किसी एक फील्ड को चूज़ कर लें, अपना दिमाग लड़ाएं और सोचेंगे यार मैं किस फील्ड के लिए बनाऊं, कौन सा काम करते हुए मैं थकता नहीं हूं, कौन सा काम करते हुए मुझे घड़ी नहीं देखनी पड़ती, मुझे ये नहीं देखना पड़ता कि यार कितना टाइम रह गया। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो आप मुझे 10 घंटे बोलने के लिए कहें, मैं 10 घंटे बोलता जाऊंगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि एक चीज़ आपका पैशन होती है, उस पैशन को अगर आप अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो आप सारी ज़िंदगी आपको काम करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। अगर आप अपने पैशन के ऊपर काम करेंगे, अगर आप अपने पैशन को बेचेंगे तो वो आपके लिए दुनिया के अंदर ही जन्नत बन जाएगी। ठीक है जी, पिकिंग अप द राइट मीडियम, आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है स्लाइड्स ख़त्म हो गई हैं। आज के लेक्चर में मज़ा आया है कि नहीं आया ये बताएं ज़रा, और कोई चीज़ नई सीखने को मिली है, अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं तो अब मुझे वो आप लोग बता सकते हैं। उन क्यूरीज़ को या क्वेश्चंस को, कन्फ्यूजन्स को हम क्लियर कर लेते हैं आज के लेक्चर के रिगार्डिंग। अगर कोई कन्फ्यूजन्स है, हमने कम्युनिकेशन के ऊपर बात की है, जो आपके डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं या फिर आपके जो फ्रीलांसिंग के फ्रीलांसर्स हैं, उन जो ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं, उनके साथ आपने इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट करना है। अच्छा जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मेरा मकसद जो है वो आप लोगों से दाद वसूल करना नहीं होता, सिंपल मुझे पता लग जाए, क्योंकि मैं आप लोगों के अब फेशियल एक्सप्रेशंस तो यहाँ पे बैठ के नहीं देख रहा होता। क्लास में तो मुझे पता लग जाता था आपके चेहरे देख के कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है या नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है वो मुझे कंफर्म करना पड़ता है कि मेरी जो बात है वो लोगों तक पहुँच रही है इफ़ेक्टिवली या नहीं पहुँच रही। तो वो बस थोड़ा सा कंफर्म कर दिया मैंने। बहुत कुछ आज सीखा है, पहले कभी ये चीज़ें किसी ने नहीं बताई। अच्छा जी सर, टेक टी प्लीज। हाँ बस मैं भी वही इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तक चाय आई नहीं है यार। सर जब वो इंडियन आपको ब्लॉक कर दिया तो आपने क्या किया? नहीं, मैं एग्जांपल दी थी, मैं इंडियंस के साथ वैसे ही कम्युनिकेट नहीं करता, मैं उनके साथ कोई बिजनेस डील नहीं करता। एक दो डेवलपर्स हैं मेरी टीम के अंदर, हमारी जो इंडिया से जिनका ताल्लुक़ है, लेकिन वो एज एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहे हैं, वो क्लाइंट नहीं है हमारा। क्या फाइवर को रिपोर्ट किया? मुझे तो तब से ये टेंशन हो रही है
वेट कर रही थी कि कब लेक्चर ख़त्म हो। तो वो कम्युनिकेट, अगर आप तो फाइवर पे है ना, तो फाइवर के ऊपर तो मसला ही कोई नहीं है। फाइवर के ऊपर अगर कोई क्लाइंट आपके साथ कोई हैंकी पैंकी करेगा ना, तो वो खुद भुगतेगा, ठीक है। अगर कोई आपसे व्हाट्सएप का नंबर मांग लेता है या फिर आपसे जो है वो ईमेल पे आने का कहता है, तो वो तो आप रिपोर्ट कर सकते हो उसको। लेकिन अगर आप फेसबुक के ऊपर आपको कोई बंदा मिला है ऐसा और जो आपसे काम करवा के भाग गया है, तो फिर उसका कोई हल मुमकिन नहीं है। उसका हल सिर्फ यही है कि काम करने से पहले आप जो है वो 50% पेमेंट जो है वो ले लें उससे। वेरी इंफॉर्मेटिव सर, व्हाट आर डॉरेबल वे टू कम्युनिकेट इन अ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। फाइवर के अलावा जो मीडियम आपने बताए हैं उन पे भी ऑनलाइन ही वर्क होगा? हाँ जी बिल्कुल ऑनलाइन होगा काशिफ। अभी हमने सिंपल ये देखा है कि फाइवर के ऊपर हमने अकाउंट बना के जो है वो गिग्स कैसे क्रिएट करनी है, लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम मूव ऑन करेंगे, पीपल पर आर पे जाएंगे, फ्रीलांसर पे जाएंगे, ठीक है। अपवर्क का मैं अभी आपको मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग अभी न्यू हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। अब जैसे ही आपके फाइवर पे या फ्रीलांसर पे कुछ क्लाइंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं, आपके रिव्यूज़ इंक्रीज़ होते हैं, एक पोर्टफोलियो अच्छा आपका बिल्ड हो जाता है, देन आप जो है वो मूव कर जाएं आपके अपवर्क के ऊपर, ठीक है। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम टुडेज लेक्चर, वेरी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल, थैंक यू। अक्सर लेक्चर लेते वक्त नींद आती है सर जी, बट आपका लेक्चर सुन के एक्टिव हो जाता हूँ। मुझे तो यही फ़िक्र लगी रहती है कि ऑनलाइन लेक्चर है तो पता नहीं आप लोग सोते ना रहते हो। क्लास में तो मेरे लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं सोता था, लेकिन ये क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है, पहला बैच है आप लोगों का जो ऑनलाइन हमें पढ़ाना पड़ा है, तो बस यही डर होता है कि ये ना हो कि यहाँ पे ऑनलाइन बैठे हैं और वापस सो गए हो। तो बहुत शुक्रिया अगर आप जाग रहे होते हैं तो। सर वर्डप्रेस के रिलेटेड पूछ सकते हैं क्वेश्चन? हाँ जी आप पूछ लें आप। सर हमें भी चाय पिलाएंगे अगर मौका मिला लैब में आने का? हाँ जी इंशाल्लाह। वैसे तो ये वाला बैच सारे का सारा ही ऑनलाइन होने वाला है। आप लोगों को आई डोंट थिंक कि लैब में आने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर मिला तो इंशाल्लाह कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी वगैरह आप लोगों की रख लेंगे हम, जब आपको सर्टिफिकेट्स देने होंगे तो शायद तब मुलाकात का मौका मिल जाए। सर आई फेस अ प्रॉब्लम इन गिग क्रिएशन, मुझसे गिग नहीं बन रही, मैंने प्रोफाइल बना लिया। गिग क्रिएशन के लिए आपको जब प्रोफाइल लॉगिन कर लेते हैं तो मेक श्योर कि आपने सेलर अकाउंट लॉगिन किया हो। अपर राइट कॉर्नर के ऊपर स्विच टू सेलिंग और स्विच टू बाइंग का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर वहाँ पे स्विच टू सेलिंग लिखा हुआ है तो आप स्विच टू सेलिंग के ऊपर क्लिक करें तो आप एज अ सेलर जो है वो व्यू करेंगे फाइबर को, और देन गिग्स का ऑप्शन होगा आपके मेन्यू के अंदर, उसके ऊपर क्लिक करके आप नई गिग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि स्विच टू सेलिंग कर लिया हुआ होगा। क्या हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है फाइवर की? हाँ जी बिल्कुल हो गई है। जो चीज़ें मेरी तरफ से बताने वाली थी, अभी हमने गिग के रैंकिंग फैक्टर्स थोड़े से डिस्कस करने हैं, उसको हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। तो अभी जो चीज़ें पढ़ाई हैं उनको इम्प्लीमेंट कर लें कम से कम। आप अभी प्रोफाइल बनाएं और अपनी गिग्स जो है वो लगाना शुरू करें। सर इज़ देयर एनी चांस टू स्टार्ट क्लासेस इन यूएफ अगेन? आई डोंट थिंक सो कि अभी चांसेस वगैरह जो हैं क्योंकि ये वाला बैच जो है वो ऑनलाइन ही है आई थिंक। सर वर्डप्रेस विक्स केयर में डिफरेंस क्या है? वर्डप्रेस का तो नॉलेज है, लेकिन विक्स के मैंने ऐड देखी है, काफ़ी आती हैं यूट्यूब पर लेकिन विक्स एंड स्केयर की डैशबोर्ड काफ़ी डिफरेंट है, तो इनका वर्डप्रेस से क्या लिंक है? सर इसके बारे में थोड़ा बता दें। और क्या हम इन्हें वर्डप्रेस ही समझें? नहीं जी, चौधरी सलाहुद्दीन का हमें कमेंट है वो पूछ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि भाई साहब ये जो वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस जो है वो एक पूरा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम CMS बोलते हैं, और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पूरी दुनिया का 34% वर्डप्रेस के ऊपर, और पूरी दुनिया की जो 34% वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस में बनी हुई हैं। तो अगर आप छोटा सा एक स्किल भी वर्डप्रेस की बेचना शुरू करते हैं, आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन
करना शुरू कर देते हैं, लोगों को कहते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट को ज़रा स्पीड अप कर दूंगा, आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हो जाया करेगी गूगल के अंदर, तो आप एक इस छोटी सी सर्विस के जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा सकते हो। क्योंकि दुनिया की जो वेबसाइट्स हैं पूरी, उनमें से 34% वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस में बनी है, तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। विक्स और स्क्वेयर भी इसी किस्म के छोटे छोटे से CMSs ही हैं, लेकिन उनकी क्योंकि मार्केट इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसके क्लाइंट्स भी आप लोगों को ज़्यादा नहीं मिलेंगे और इसकी जो मार्केट है वो भी इतनी बड़ी नहीं है। इसीलिए वर्डप्रेस को हमने अपने कोर्स का हिस्सा बनाया है और हम अपने कोर्स के अंदर भी वर्डप्रेस ही सीखेंगे। सर हमें कैसे पता चलता है कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पर है या किसी और प्लेटफॉर्म पर? हमारे पास एक टूल है, अगर आप लोगों को यहाँ पे मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर के नाम से एक टूल है। आप यहाँ पे वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर के ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर किसी भी वेबसाइट का URL जो है वो पेस्ट करेंगे। ठीक हो गया, मैंने सजावट.हाउस को कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट करके कहा कि इसको आप लॉगिन करें और इसकी प्रोसेसिंग करें। तो मुझे ये क्या करेगा कि सजावट.हाउस के ऊपर वर्डप्रेस का जो सा भी थीम यूज़ किया हुआ है मैंने, वो मुझे बता देगा कि सजावट.हाउस के ऊपर फलां थीम जो है वो यूज़ हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास एक एक्सटेंशन मिल जाएगी आपको वटरन्स के नाम की। वटरन्स क्रोम एक्सटेंशन आप गूगल पे लिखेंगे तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं वटरन्स के नाम से। ठीक है, यहाँ से आप उसको ऐड टू क्रोम कर लें। ये भी शाकिर साहब का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसी को यहीं से हम यूज़ करके देख लेते हैं कि वो कैसे काम करती है। अच्छा जी, वटरन्स हैज़ बीन एडेड टू द क्रोम, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये मैं वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर में आप लोगों को आता हूँ, दिखा देता हूँ। उसने जो रिज़ल्ट दिया है वो कह रहा है कि जो सजावट.हाउस है यूजेस दिस थीम। कौन सा थीम है जी? ये फ्लैटसम थीम है। मोर डिटेल्स और डेमोज इसके यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप लोगों को मैं अगर दिखा दूँ, उसका लिंक भी उसने दे दिया कि आपको अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर यही फ्लैटसम थीम इंस्टॉल करना है तो आप लोग इस वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। UX थीम्स की वेबसाइट है और इसके ऊपर आप लोगों को ये जो थीम है वो मिल जाएगा। ठीक है, इन्वेटो मार्केट से। ये पेड थीम है, फ्री नहीं। फिर उसके बाद वटरन्स की जो एक्सटेंशन है ये आप लोग अपने गूगल क्रोम में कर लेंगे तो आपको किसी भी वेबसाइट का जो भी CMS यूज़ किया है, वो वेबसाइट आपने वर्डप्रेस में बनाई हुई है, किसी ने वर्डप्रेस के अंदर नहीं बनी या PHP के अंदर बनी है, तो वो आपको बता देगा कि ये इसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो प्रोसेसिंग कर रहा है, चेक कर रहा है। तो ये देखें ज़रा, इसने मुझे डिटेल के अंदर बता दिया कि इसके ऊपर CMS कौन सा यूज़ हुआ है, वर्डप्रेस है, प्लगइन जो है और जो थीम है वो कौन सा यूज़ हुआ है, वो फ्लैटसम है। इसी तरह किसी और वेबसाइट के ऊपर मैं जाता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे मैं सेफस्काई अगर देखता हूँ, safsky.com के ऊपर जाके देखने की कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, वर्डप्रेस ही यूज़ हुआ है या नहीं। तो आप देखें ज़रा, वर्डप्रेस ही यूज़ हुआ है इसके ऊपर CMS, लेकिन इसका जो थीम है वो कोई और है। थीम जो है वो एस्पायर प्रो थीम यूज़ हुआ है। ये भी तकरीबन $110-115 का है। ठीक है, जो इसके ऊपर थीम यूज़ किया हुआ है मैंने। और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, सिंपल सोशल आइकॉन्स और एलिमेंटर तरह के इस तरह के कुछ छोटे छोटे प्लगइन्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। तो आप लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके अगर आपको उसी किस्म की थोड़ी छोटी सी वेबसाइट बनानी है जिसका लेआउट आपको उस किस्म का दिखता हुआ हो, तो आप सिंपल जाके यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि उस वेबसाइट ने कौन सा थीम इंस्टॉल किया है और कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रही है। वो वर्डप्रेस में बनी है, वो शॉपिफाई में बनी है, या फिर वो कस्टम वेबसाइट क्रिएट की गई है।
अच्छा जी, मुदस्सिर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मुदस्सिर सरदार का। और मैं ना आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन किया करें। अब जैसे मुदस्सिर ने किया, मुदस्सिर सरदार वो कह रहे हैं कि सर, व्हाट इफ़ अ क्लाइंट इज़ आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा सर्विस अदर देन द मेंशन्ड इन द गिग एज ही टेक्स बेसिक पैकेज एंड आस्क्स फॉर प्रीमियम सर्विसेज एंड समहाउ थ्रेटन यू विद द वर्स्ट रेटिंग, what should I do as it my first or second job and rating matters a lot in as a new freelancer। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना बेटा, उसमें ये है कि अगर इस तरह का कोई मसला आता है कि आपका कोई क्लाइंट है, वो आके आपको कहता है कि जी तुम्हारे बेसिक पैकेज पे मैंने ऑर्डर कर दिया है लेकिन मुझे ये फ़लाँ फ़लाँ सर्विसेज चाहिए, और वो फ़लाँ फ़लाँ सर्विसेज आपने उस बेसिक पैकेज में कभी लिखी ही नहीं थी, वो तो आपने प्रीमियम में लिखी हुई थी। इस तरह के लोगों को डील करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले तो कम्युनिकेशन उसके साथ अच्छी रखें, अपनी कम्युनिकेट करके उसको समझाने की कोशिश करें कि भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है, आप जो है आपको वही पैकेज ऑर्डर करना पड़ेगा जिसकी सर्विसेज आपको ख़रीदनी है, क्योंकि ये मेरे लिए ज़्यादा टाइम टेकिंग है और मुझे इसके अंदर मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए आपको इसमें पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो ये है कि आप उसको अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए मना लें। अगर वो नहीं मानता तो हमारे पास उसका जो आखिरी हल है वो है फाइवर की कस्टमर सपोर्ट। फाइवर को जाके आप उसकी शिकायत लगा दें, फाइवर के सब कस्टमर सपोर्ट के ऊपर जाके आप उसकी चैट के साथ बात करके फाइवर को कहें कि एक क्लाइंट है ऐसा जो मुझे साथ स्क्रीनशॉट्स भी उसके पोस्ट करें, आप उसको बताएं कि ये क्लाइंट है ऐसे ऐसे आपको थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है, आपसे बेसिक पैकेज के ऊपर ऑर्डर करके प्रीमियम सर्विसेज ले रहा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इतना ज़्यादा ओवर डिलीवर नहीं कर सकता, जितना ओवर डिलीवर मैं कर सकता था मैंने कर दिया है, अब इससे ज़्यादा अगर इसको चाहिए तो मुझे इसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर पे करेगा तो मैं इसको दे दूंगा वरना नहीं। तो इस तरह के जो कम्युनिकेशंस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो फाइवर कस्टमर सपोर्ट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। और आप लोग अगर उनको जाके पूरे का पूरा मैटर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बता देंगे तो वो आपके हक में फ़ैसला देंगे, या जो भी उनको लगेगा कि बेटर फैसला है वो आप लोगों को बता दें। सर, थीम एंड प्लगइन्स इतने एक्सपेंसिव हैं, फिर हमारे बेसिक रेट्स कम हुए तो फिर कैसे वेबसाइट बना के देंगे? काशिफ जट साहब, आपको जो है वो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जितने थीम्स और प्लगइन्स मेरे पास मौजूद हैं उनके मेरे पास तकरीबन 1000 वेबसाइट्स के लाइसेंसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं हर एक थीम के, तो वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। एस्पायर प्रो भी आप लोगों को मिल जाएगा, फ्लैटसम भी मिल जाएगा, जितने बड़े बड़े थीम्स आप लोगों मेरे पास मौजूद हैं वो सारे आप लोगों को मैं दे दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों की तरफ से भी कोई इंटरेस्ट नज़र आना चाहिए, आप लोगों की तरफ से भी कोई लर्निंग इंटरेस्ट नज़र आ रहा हो, मुझे पता लग रहा हो कि यार आप लोग काम कर रहे हैं, तो फिर मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वरना नॉन सीरियस लोगों के साथ मुझे ये प्रीमियम एसेट्स अपने शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, राबिया अशफाक का क्वेश्चन है कि सर, हाउ टू डिस्पैच कंप्लीटेड वर्क ऑन ऑर्डर ऑन फाइवर, आई मीन विच टैब इज़ यूज्ड टू रिलीज़ वर्क टू द कस्टमर। राबिया, जैसे ही आपको कोई क्लाइंट ऑर्डर प्लेस कर देता है तो आपके फाइवर के अकाउंट के अंदर उस ऑर्डर को डिलीवर करने का ऑप्शन जो है वो आना शुरू हो जाता है, एक बटन शो अप हो जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है डिलीवर नाउ। तो डिलीवर नाउ के ऊपर क्लिक करते हो तो एक बॉक्स जो होता है जिसके अंदर आप अपने एंडिंग नोट्स लिखते हो कि ये मैंने काम कर दिया है, इन टूल्स को इस्तेमाल किया है मैंने आपकी वेबसाइट के ऊपर, और आपकी अब वेबसाइट बिल्कुल फंक्शनल है। इसके साथ अगर आप कोई फाइल्स वगैरह भी अटैच करना चाहते हैं अपनी डिलीवरी के अंदर, तो आप फाइल्स भी अटैच करके अपने ऑर्डर को ऑफिशियली डिलीवर करेंगे, ठीक है, अनऑफिशियली डिलीवर नहीं करेंगे। आपने सिंपल जो है चीज़ों को लेके ऐसे चलना है कि आप डिलीवर नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ से ऑर्डर को डिलीवर करेंगे विद इन द टाइम लिमिट। सर जी, हम पेड थीम कैसे यूज़ करेंगे विदाउट पे? मैंने जो पे कर दिया हुआ है उनको, तो फिर आपको पे करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, आपको वो फ्री में ही मिल रहे होंगे, डोंट वरी। आप अपने लिए यूज़ करें, अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करें, जैसे आपकी अपनी मर्जी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, डोंट वरी, वो आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। अच्छा जी, और कोई सवाल हैं तो मुझे बता दें, फिर इस इंशाल्लाह आज के लेक्चर को एंड करते हैं। और आज थर्सडे है, अब मुलाकात होगी हमारी मंडे को। कल मेरा ख्याल है कि एक रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा,
एक वीडियो होगी, रिकॉर्डेड वीडियो, जो हमारे पूरे पंजाब के ट्रेनर्स हैं उनमें से कोई भी एक ट्रेनर जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर देता है और जुमे को आप लोगों को वो वाली वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। उसके अंदर बहुत सा इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड टू योर सिलेबस इन द ई-रोज़ गार्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक वीडियो जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी और उसको भी देखें, उससे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। सिंपल सी जो अब वीकेंड का टास्क है आप लोगों का, वो ये है कि अभी तक जितनी आपके पास स्किल्स हैं आप उन स्किल्स को जो है वहाँ पे लेके आएँ, फाइवर के ऊपर पब्लिश करें और लाजमन अपनी गिग्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। अब अगले वीक के अंदर हम HTML और CSS को कंप्लीट करेंगे और देन मूव ऑन कर जाएंगे वर्डप्रेस के ऊपर। तो फिर रोज़ाना हमारी एक गिग के अंदर इजाफा हो रहा होगा, ठीक है, रोज़ाना एक नई चीज़ सीखेंगे और उसकी गिग लगा रहे होंगे, ठीक है। तो बस वो जो है थोड़ा सा सीरियस लें इस चीज़ को और इसको एज अ कैरियर चूज़ करें। इसको टाइम देंगे तो फ्रीलांसिंग आएगी, जब तक टाइम नहीं देंगे, ये ना रियाजी की तरह होती है, जैसे रियाज करने से आता है ना, वैसे ही फ्रीलांसिंग भी रियाज करने से आती है। प्रैक्टिस करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, टाइम देते रहेंगे तो आती रहेगी, वरना नहीं आएगी, ठीक है जी। सर जब डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज की जा रही होती है, वहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह देनी होती है, वो किसकी दी जाए, अपनी या क्लाइंट की? बिन बाबर, अगर आप अपने लिए जो है वो कर रहे हैं, उसको बाय कर रहे हैं डोमेन और होस्टिंग को, अपनी कोई वेबसाइट बनाने के लिए कर रहे हैं, तो सारी बात है अपनी ही देंगे। लेकिन अगर आप क्लाइंट के लिए बाय करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप क्लाइंट से परमिशन ले लें कि आप अपनी ईमेल पे उसको बाय कर सकते हैं या नहीं। अगर वो आपके साथ जो है वो कहता है कि नहीं मैं खुद बाय कर लूँगा, आप प्रॉपर वे ये होता है कि आप ना उसको सिंपल जाके एक लिंक सेंड कर देंगे, इस वेबसाइट से जाके आप डोमेन और होस्टिंग खरीदें, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि आप ईमेल शेयर करें एक दूसरे के साथ और इस तरह की चीज़ें। हाँ जी बिलाल, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप डिफरेंट स्किल्स की सर्विसेज देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। ड्यूरिंग रमज़ान भी क्लासेस होंगी? हाँ जी इंशाल्लाह क्लासेस होंगी, क्यों नहीं होंगी। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जो चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट करें साथ साथ, और जब मैं मंडे को आऊँ अब दोबारा से, तो कम से कम सब लोगों की एक एक दो गिग्स जो हैं वो अपडेट हो चुकी हों, लग चुकी हों। अब अपनी अपनी स्किल्स जो हैं वो वहाँ पर पब्लिश कर दें। मंडे को हो सकता है मैं आप लोगों के प्रोफाइल्स भी चेक करूँ, ठीक है। तो अपने जो है वो गिग्स के ऊपर लाजमी काम करें, वो बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।